हिंदी C211 अध्याय 211 अब शर्तें तय करने का कोई मौका नहीं। एड्स बाय पब फ्यूचर। छोटे जूनियर भाई, बुरा नहीं है, अभी कुछ ही दिन हुए हैं और बाय आपसे 2 बार अकेले में बात कर चुकी है। मुझे लगता है कि यह कुछ बन सकता है, इसे जारी रखिए। हे फैंग ने लिन शेन की पीठ पर थपथपाया, ये कहते हुए कि यह प्रोत्साहन था, लेकिन ऐसा क्यों लगा कि वह बहुत कठोर था। बाय मुझे सुंदर और आकर्षक क्यों नहीं देख पा रही है? लिंग लुओ ने अफसोस जताया। आप प्रतिभा सिद्धांत में भी महारत हासिल नहीं कर सकते और आपके पास ये कहने के लिए चेहरा भी है। तियान बुकू और तियान बुनाओन ने एक स्वर में कहा, जिससे उपहास का प्रभाव 2 गुना हो गया। ईर्ष्या जलन घृणा, लवी यंग ने कहा। लिन शेन ने सोचा, केबिन में बात करने से ही तुम्हें जलन हो रही है। अगर तुम्हें पता चले कि मैं एक रात बाई शेनफेई के साथ सो चुका हूं, तो क्या तुम ईर्ष्या से पागल नहीं हो जाओगी? अपने भाइयों के मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने निर्णय लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह उन्हें इस बारे में नहीं बताएंगे। बेशक, मुख्य कारण यह डर था कि वे पागल हो जाएंगे और यह उसके लिए नुकसानदेह होगा। बाई को शायद मेरी तलाश में कुछ गंभीर काम है, मैं अभी वापस आता हूं, लिन शेन ने कहा और वह छोटे काले केबिन की ओर बढ़ गया। अगर बाई शेनफेई के पास उससे पूछने के लिए कुछ और होता, तो क्या यह एक और अवसर नहीं होता? लिन शेन को लगा कि स्वर्ग को चुनौती देने वाला अस्थि अग्नि बीज उसे बुला रहा है। जब वह केबिन में पहुंचा तो बाई शेनफेई रेडियो पर कुछ काम कर रहा था, जिस पर किंग जिया पर चर्चा का प्रसारण चल रहा था। थोड़ी देर सुनने के बाद लिन शेन को लगा कि रेडियो एंकर वास्तव में नहीं जानता था कि वे किस बारे में बात कर रहे थे, वह गंभीरता से बकवास कर रहा था। यह विश्लेषण केवल दिखावटी अज्ञानता थी, तथा ये सब कल्पना पर आधारित अनुमान था। एड्स बाय पब फ्यूचर। किंग जिया के बारे में आप क्या सोचते हैं? बाई शेनफेई ने बैठकर लिन शेन से पूछा। आज बाई शेनफेई ने काले रंग का युद्ध सूट पहना हुआ था, जिससे उसकी आभा और भी अलग हो गई थी। लिन शेन को अंततः समझ में आ गया कि लोग हमेशा बाई शेनफेई की सुंदरता पर क्यों आश्चर्यचकित होते थे, वास्तव में वह सुंदर थी। मैं तो बस एक छोटा सा मिश्र धातु स्तर का व्यक्ति हूं, मेरी क्या राय हो सकती है? लिन शेन ने अपने हाथ फैलाते हुए कहा। मैं किंग जिया से लड़ने की योजना बना रहा हूं, आपको क्या लगता है कि मेरे जीतने की संभावना क्या है? बाई शेनफेई ने उसके जवाब को नजरअंदाज कर दिया और पूछना जारी रखा। चूंकि बाई शेनफेई ने स्पष्ट रूप से पूछा था, अगर लिन शेन ने सवाल को टाल दिया तो ये कुछ हद तक अनुपयुक्त लगेगा। आखिरकार उन्होंने एक ही बिस्तर साझा किया था। आपको इस सवाल के बारे में प्रशिक्षक म्यू से पूछना चाहिए। उन्होंने हमें ओवरलैपिंग वेव स्किल सिखाई है जिसका उपयोग किंग जिया करती है, और वे इतने सालों से आपके प्रशिक्षक हैं, उनकी राय काफी हद तक निष्पक्ष होनी चाहिए। अगर वे कहते हैं कि आपकी संभावनाएं बहुत अच्छी नहीं हैं, तो आपको नहीं जाना चाहिए। लिन शेन ने बोलने से पहले अपने विचारों को व्यवस्थित किया। मैं ओवरलैपिंग वेव स्किल भी जानता हूं, हालांकि मैंने इसे केवल एक बार देखा है, लेकिन ये किंग जिया से खराब नहीं है, बाई शेनफेई ने उदासीनता से कहा। सिर्फ एक बार देखकर सीख लिया। लिन शेन ने अपनी आंखें बड़ी कर लीं, उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ, और उसने खुद से सोचा, ऐसी प्रतिभा देखकर मुझे ईर्ष्या से रोना आ जाता है। मैंने इतने लंबे समय तक प्रशिक्षण लिया है, लेकिन अभी तक मैं उस सीमा तक नहीं पहुंचा हूं, फिर भी वह कहती है कि उसने इसे सिर्फ एक बार देखकर सीख लिया है, और यह किंग जिया से ज्यादा खराब नहीं है। मैं टैलेंट थ्योरी का अभ्यास करता हूं, इतनी छोटी सी तरकीब में महारत हासिल करना कोई खास बात नहीं है, बाई शेनफेई ने तथ्यात्मक रूप से कहा। उसके बयान ने लिन शेन की कोमल भावनाओं पर एक और भारी आघात पहुंचाया। उनकी नज़र में ओवरलैपिंग वेव स्किल जो अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी, बाई शेनफेई के लिए एक तुच्छ चाल के अलावा कुछ नहीं थी। भगवान ही जाने कि लिन शेन उस चाल में कितना निपुण होना चाहता था जिसे बाई शेनफेई एक तुच्छ चाल मानती थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। जीत की कुंजी ओवरलैपिंग वेव स्किल नहीं है। तकनीक और बर्स्ट पावर के मामले में मैं किसी से नहीं हारूंगी, लेकिन उसके पास मुझसे बेहतर सहनशक्ति है, बाई शेनफेई ने लिन शेन पर ध्यान केंद्रित करते हुए कहा। मैं वास्तव में इसमें आपकी मदद नहीं कर सकता जब तक कि आप विकास सिद्धांत पर स्विच न करें, लेकिन मैं इसके खिलाफ सलाह देता हूं। लिन शेन ने सोचा, क्या होगा अगर बाई शेनफेई के मस्तिष्क में पानी चला जाए और वह लापरवाही से अपने स्तर को नष्ट करने का फैसला करती है ताकि विकास सिद्धांत के साथ फिर से शुरुआत कर सके। औसत विकास सिद्धांत का ऐसा प्रभाव नहीं होगा। अंत में लिन शेन अभी भी लोगों से डरता था कि वे उसका मजाक उड़ाएंगे। रीटेक की कोई जरूरत नहीं है, मुझे बस आपसे एक एहसान चाहिए, बाई शेनफेई ने सोचा और सीधे कहा। जब आप विकास सिद्धांत का अभ्यास कर रहे हैं, तो क्या आप मुझे अपने बगल में देखने की अनुमति देंगे? ये और भी बेहतर होगा यदि आप मुझे अपने शरीर में होने वाले परिवर्तनों को महसूस करने दें। यह लिन शेन को अचानक कुछ शर्मिंदगी महसूस हुई। विकास सिद्धांत ऐसी चीज नहीं थी जिसका वह अपनी इच्छा से अभ्यास कर सकते थे, ये केवल उत्तेजित होने पर ही अपने आप कार्य करता था, और तभी यह वास्तविक रूप से प्रभावी होता था। विकास सिद्धांत का सामान्य रूप से अभ्यास करने से यद्यपि शक्ति का प्रवाह तो बढ़ सकता था, परंतु मूलतः इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता था।
यदि वह सहनशक्ति बढ़ाना चाहता था तो भारोत्तोलन द्वारा दौड़ना विकास सिद्धांत को सक्रिय करने का एक अच्छा तरीका था। लेकिन जब तेजस्वी सुंदरी बाई शेनफेई उसे छू रही थी, तब भागने का विचार बिल्कुल अशोभनीय था। बेशक, मुख्य कारण यह था कि यह लिन शेन के हित में नहीं था। यदि बाई शेनफेई को पता चल गया कि उसके विकास सिद्धांत में कुछ गड़बड़ है, तो ये परेशानी वाली बात होगी। लिन शेन की आंखें घूम गईं। मेरा विकास सिद्धांत थोड़ा विशेष है, इसे बिस्तर पर सोते समय अभ्यास करने की आवश्यकता है। असुविधाजनक लगता है ना? बाई शेनफेई की स्पष्ट निगाहें उस पर टिकी थी, उसकी आंखें मानो बोल रही थीं, क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? मैंने पहले भी दूसरों को विकास सिद्धांत का अभ्यास करते देखा है। एड्स बाय पब फ्यूचर। खांसी खांसी, मुझे पता है कि इस पर विश्वास करना कठिन है, लेकिन यह वास्तव में मामला है। विकास सिद्धांत के मेरे संस्करण को एक गुरु द्वारा संशोधित किया गया है, और अभ्यास पद्धति आम लोगों से अलग है। लिन शेन ने अपना रुख बदला। इसके अलावा, मेरे पास आपको धोखा देने का कोई कारण नहीं है। अगर मेरे पास आपके लिए कोई योजना होती, तो क्या मेरे लिए सिर्फ एक शर्त रखना बेहतर नहीं होता? बाई शेनफेई ने लिन शेन के इशारे को समझ लिया, उसके गालों पर हल्की लाली छा गई। आपको शर्तें रखने का कोई और मौका नहीं मिलेगा, बाई शेनफेई ने कहा और जाने के लिए उठ खड़ी हुई। उसने अपने पीछे हटने का रास्ता बंद कर दिया था, उसकी मानसिकता बदल गई थी, और लिन शेन एक उपकरण के रूप में अनावश्यक हो गया था। इस अनावश्यकता का मतलब था कि उसे अब अपने संकल्प को मजबूत करने के लिए लिन शेन की आवश्यकता नहीं थी, और स्वाभाविक रूप से, वह अपना मन बनाने से पहले उसे लाभ नहीं उठाने देगी। लिन शेन थोड़ा हैरान हो गया, उसे उम्मीद नहीं थी कि बाई शेनफेई इतनी निर्णायक होगी। अब मैं वास्तव में समाप्त हो चुका हूँ। क्या स्वर्ग को चुनौती देने वाली हड्डी वास्तव में इस तरह समाप्त हो सकती है? लिन शेन को रोने का मन हुआ, यही वह क्षमता थी जो उसे ब्रह्मांड में अजेय बना सकती थी। इस बिंदु पर, लिन शेन के पास बाई शेनफेई का पीछा करते हुए छोटी लकड़ी की झोपड़ी से बाहर निकलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जैसे ही वह झोपड़ी से बाहर निकला, उसने दरवाजे पर लिंग लुओ को पुकारते हुए सुना, छोटे भाई, कोई तुम्हें ढूंढ रहा है, और वह बहुत सुंदर भी है। लिंग लुओ की आवाज इतनी तेज थी कि पूरे प्रशिक्षण शिविर में सुनी जा सकती थी। ईर्ष्या, शुद्ध ईर्ष्या। वह स्पष्ट रूप से बाई शेनफेई को सुनाने के लिए इसकी घोषणा कर रहा है। लिन शेन ने ज्यादा परवाह नहीं की। वह सिकॉर्न बेस में बाई शेनफेई के अलावा ज्यादा लोगों को नहीं जानता था, केवल एक ही व्यक्ति जिसे महान सुंदरी कहा जा सकता था, वह थी उसकी बड़ी बहन लिन मियाओ। यद्यपि उसकी बहन 40 वर्ष की थी, फिर भी एक म्यूटेटर का 40 वर्ष का जीवन, 20 वर्ष के जीवन से बहुत भिन्न नहीं था। यदि वह बहुत कुछ न झेल चुकी होती, जिससे उसकी छवि एक परिपक्व करियर महिला की ओर झुकी होती, तो ये दावा कि वह 20वीं की उम्र में है, कुछ लोगों को निश्चित रूप से विश्वसनीय लगता। इन विचारों के साथ, लिन शेन मुख्य प्रवेश द्वार की ओर चले गए, जबकि बाई शेनफेई भी प्रशिक्षण शिविर छोड़ने की योजना बनाते हुए गेट की दिशा में चले गए। हालांकि, जैसे ही लिन शेन करीब आया, भाई लिंग लुओ के सामने वाले व्यक्ति ने उसे दोबारा देखने पर मजबूर कर दिया। ये यूजेन, वह यहाँ क्यों है? लिन शेन आश्चर्यचकित था, उसने कभी नहीं सोचा था कि ये यूजेन यहाँ दिखाई देगी। बाई शेनफेई ने ये यूजेन को भी देखा। मूल रूप से लिन शेन को देखते हुए, ये यूजेन को छठी इंद्री दिखाई दी, उसकी नज़र लिन शेन से हटकर बाई शेनफेई की ओर मुड़ गई। जिस क्षण उनकी आंखें हवा में मिलीं, लिन शेन को लगा जैसे उसने उनके बीच अदृश्य चिंगारियां उड़ती देखी हों। ये देखकर कि बाई शेनफेई और ये यूजिन दोनों उसकी ओर देख रहे थे, लिन शेन ने संयम का दिखावा किया और उनका परिचय कराने वाला था, लेकिन ये यूजिन ने उससे पहले ही यह काम कर दिया। ये यूजिन का चेहरा आश्चर्य और प्रसन्नता से चमक उठा। जैसे ही वह आगे बढ़ी, बाई शेनफेई का हाथ थाम लिया और उत्साह से कहा, मैंने लंबे समय से स्काई वॉल्ट की तस्वीरें देखी हैं, और मुझे हमेशा से आप पसंद रही हैं, सिस्टर बाई। आप हम सभी महिला म्यूटेटर्स के लिए एक आदर्श हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आज आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलूंगी। मैं बहुत से लोगों को ईर्ष्यालु बनाने जा रही हूँ। बहन बाय, आप तस्वीरों की तुलना में वास्तव में अधिक युवा और सुंदर दिखती हैं, 30 से अधिक नहीं, है ना? लिन शेन ने ये यूजिन के प्रशंसात्मक शब्दों को सुना, लेकिन उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। समाप्त करने के बाद, ये यूजिन ने बाई शेनफेई का हाथ छोड़ दिया और लिन शेन के बगल में खड़े हो गए, स्वाभाविक रूप से अपना हाथ उसके हाथ में डालते हुए कहा, बहन बाय, आप मेरे शेन शेन की वरिष्ठ सहपाठी हैं, है ना? शेन शेन मौज मस्ती करना पसंद करते हैं और अपनी जीवन शैली के प्रति काफी सहज हैं। मेरी देखभाल के बिना, वह निश्चित रूप से एक गड़बड़ होगा। क्या उसने आपको काफी परेशान नहीं किया है? पास खड़े लिंग लुओ ने मन ही मन कहा, बहुत बढ़िया। ये सब तारीफ जैसा लगता है, लेकिन वास्तव में, वह पहले संकेत देती है कि बाई शेनफेई बूढ़ी है, फिर वह प्रभुत्व स्थापित करती है, और यहाँ तक कि सूक्ष्म रूप से यह संकेत देती है कि लिन शेन केवल इसलिए उसकी तलाश करेगा क्योंकि वह अकेला है। इस महिला का कौशल बहुत अधिक है। उसने मुझे परेशान नहीं किया है, बाई शेनफेई ने अपना सिर हिलाते हुए उदासीनता से उत्तर दिया। छोटी बहन, ऐसा नहीं चलेगा। तुम्हें और ताकत दिखानी होगी।
और ताकत। लिंग लुओ ने खुद से सिर हिलाया। ये यूजेन की तुलना में बाई शेनफेई कमजोर पड़ गई, उसकी प्रतिक्रिया में जोश की कमी थी। अगर और कुछ नहीं है तो मैं अब जा रहा हूं, बाई शेनफेई ने प्रशिक्षण शिविर के मुख्य द्वार से बाहर जाने से पहले लिन शेन की ओर देखते हुए कहा। बहन बाय, अगली बार जब आप फ्री होंगी तो शेन शेन और मैं आपको भोजन कराएंगे, ये यूजेन ने मुस्कुराते हुए कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ठीक है। बाई शेनफेई ने एक नज़र के लिए पीछे मुड़कर देखा, फिर लिन शेन की ओर देखा और कहा, बिस्तर के संबंध में मैं सहमत हूं। इतना कहकर बाई शेनफेई बिना पीछे देखे चली गई। लिंग लुओ की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं, मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। हे फैंग और कुछ अन्य वरिष्ठ भाई, जो सूरजमुखी के बीच चबाते और चाय पीते हुए दूर से नाटक देख रहे थे, ने उसकी टिप्पणी सुनकर उस पर स्प्रे कर दिया। ये यूजेन की आंखों में कुछ अलग सा झलका जब वह लिन शेन की ओर देखने के लिए मुड़ी। ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, इस बार छोटा भाई बर्बाद हो गया। इतनी खूबसूरत प्रेमिका होने के बावजूद वह अभी भी सिस्टर बाई के साथ संबंध बना रहा है। यह मौत को आमंत्रित करना है, हे फैंग ने पास खड़े अन्य लोगों से फुसफुसाते हुए कहा। उसे तुरंत थप्पड़ मारा जाएगा, लव यंग ने कहा। शायद आज छोटे भाई को बाहर ले जाना पड़ेगा, तियान बुकू और तियान बुनाउन ने चेहरे पर खुशी के भाव के साथ कहा। जैसे ही ये यूजिन लिन शेन के पास पहुंचा, उसने अपना हाथ उसके चेहरे की ओर बढ़ाया, और लिंग लुओ को संकोच हुआ कि हस्तक्षेप करना चाहिए या नहीं। मेरी छोटी शेन शेन, जब मैं आसपास नहीं थी तब तुमने अपना ख्याल कैसे नहीं रखा? देखो तुम कितनी पतली हो गई हो, ये यूजिन ने कहा, लिन शेन के गाल को अपनी नाजुक उंगलियों से सहलाते हुए। उसकी अभिव्यक्ति चिंता से भरी हुई थी। ओह माय, कैसी देवी प्रेमिका! मिस्टर तियान, आप ऐसे बदमाश का पक्ष कैसे ले सकते हैं? हे फैंग और अन्य लोगों को ईर्ष्या से लिन शेन को छुरा घोंपने की इच्छा हुई। खांसी खांसी, मैं ठीक हूँ, मुझे वजन कम नहीं करना चाहिए था, लिन शेन ने अपना चेहरा छूते हुए कहा। उसे कोई पतलापन महसूस नहीं हो रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तुम खुद का ख्याल रखना नहीं जानते, खराब खाना खाते हो, खराब कपड़े पहनते हो, और इस ठंड में तुम्हारे हाथ भी ठंडे हो गए हैं। क्या तुम्हें दस्ताने पहनना भी नहीं आता? ये यूजेन ने उसे डांटा, उसके हाथों को अपने हाथों में लिया और धीरे से रगड़ा, फिर अपने लाल होठों को उनके पास लाकर सांस ली। उसका चेहरा कोमल चिंता से भरा हुआ था। लिंग लुओ को लगा जैसे वह खून थूकने वाला है, उसके दांत जोर से किटकिटा रहे थे। वह मन ही मन कोस रहा था, तुम्हारे लिए अच्छा है, लिन शेन। आमतौर पर तुम्हारी घनी भौहों और बड़ी आंखों से मुझे लगता था कि तुम एक ईमानदार व्यक्ति हो, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने घटिया हो। इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड होने के बावजूद तुम अभी भी सिस्टर बाई के साथ खेलते हो। क्या तुम इंसान भी हो? अरे बड़े बदमाश, तुझमें क्या खूबी है कि इतनी अच्छी औरत तुझे पसंद करती है? हे फैंग और अन्य लोग भी लिन शेन को घूर रहे थे, मानो वे उसे खा जाना चाहते हों। बैककोट बैककोट बैककोट। वरिष्ठ भाई, मुझे पहले वापस जाना है, कृपया प्रशिक्षक को मेरे लिए बता दें। लिन शेन ने जल्दी से ये यूजेन को खींच लिया। उसे डर था कि अगर ये यूजेन प्रदर्शन जारी रखता है तो अन्य वरिष्ठ भाई वास्तव में दौड़कर उसे काट सकते हैं। प्रशिक्षण शिविर से दूर जाने के बाद लिन शेन ने अंततः ये यूजेन का हाथ छोड़ दिया और हैरानी से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ था? अगर मैं जानना चाहता हूँ तो मैं स्वाभाविक रूप से पता लगा लेता हूँ, ये यूजेन ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या तुम मुझे ढूंढने आए हो, क्या मैडम ये जानती हैं? लिन शेन ने असहाय होकर कहा। वह वही है, और मैं हूँ। मैं अपने मामलों के बारे में अपने निर्णय खुद लेता हूँ, ये यूजेन ने उत्तर दिया, अपना सिर झुकाकर। लिन शेन को इस तरह देखा जैसे कि कुछ महत्वपूर्ण सोच रहा हो। तुम क्या देख रहे हो? लिन शेन, हालांकि उसकी त्वचा पतली नहीं थी, फिर भी इस तरह घूरे जाने से उसे थोड़ा असहज महसूस हुआ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये यूजेन ने कुछ देर तक देखा, फिर बहुत संतुष्ट होकर सिर हिलाया और कहा, मेरा निर्णय वास्तव में बुरा नहीं है, मैंने जो प्रेमी चुना है वह उत्कृष्ट है। यहाँ तक कि देवी पत्नी भी उसे छीनना चाहती है, इससे मुझे तसल्ली मिलती है, मैंने गलत व्यक्ति नहीं चुना। लिन शेन ये यूजेन को घूरता रहा, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। यह महिला वास्तव में उसके लिए अथाह थी। मेरे उत्कृष्ट और प्यारे प्रेमी, आप अपनी सुंदर प्रेमिका को कहाँ ले जाने की योजना बना रहे हैं? ये यूजेन ने लिन शेन के हाथ में अपना हाथ डाला, उसके बगल में झुक गई, उसका चेहरा एक आड़ू जैसी मुस्कान से खिल उठा। देर हो रही है, चलो पहले खाना खा लें। लिन शेन को मानना पड़ा, वह ये यूजेन का बहुत शौकीन था। एक प्लेगर्ल होने के अलावा वह हर अन्य पहलू में वास्तव में अच्छी थी। इसके अलावा ये यूजेन को वास्तव में प्लेगर्ल नहीं माना जा सकता था। मूल रूप से लिन शेन ये यूजेन को रात के खाने के लिए एक रेस्तरां में ले जाना चाहते थे, लेकिन ये यूजेन ने सी कॉर्न बेस में रात के बाजार में घूमना और कुछ स्थानीय स्नैक्स आजमाना पसंद किया। पूरे कार्यक्रम के दौरान ये यूजेन ने कभी भी देवी कंसोर्ट और बिस्तर के मामले को नहीं उठाया, जिससे लिन शेन को थोड़ा दोषी महसूस हुआ। आधे दिन तक इधर उधर भटकने के बाद लिन शेन ये यूजेन को वापस अपने आवास पर ले गई। तभी लिन शेन को पता चला कि ये परिवार के पास सी कॉर्न बेस में भी संपत्ति थी।
संयोग से वे विला जिले में थे और ग्रीन बैम्बू कोर्टयार्ड जहां देवी कंसोर्ट रहती थी सिर्फ 2 पंक्तियां दूर थी, जिसके दरवाजे पर पर्पल बैम्बू कोर्टयार्ड लिखा हुआ था। क्या संयोग है? लिनशेन को थोड़ा झटका लगा। लिनशेन के मन में संदेह को देखते हुए येयुजेन ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे दादाजी ने एक बार सी कॉर्न बेस के लोगों की मदद की थी। यह विला एक उपहार था जो उन्होंने उन्हें दिया था और मैं भी पहली बार यहाँ रह रहा हूँ। लिनशेन को अचानक एहसास हुआ कि येयुजेन के दादा यी जिंगरेन थे, जिन्होंने एक प्रमुख समुद्री ज्वार के दौरान सी कॉर्न बेस को महत्वपूर्ण मदद प्रदान की थी। ये सिर्फ एक विला नहीं था जो वे उसे देना चाहते थे। अगर यी जिंगरेन चाहते तो वे बिना किसी दूसरे विचार के उसे पूरा विला जिला दे देते। देवी पत्नी के मुद्दे के बारे में लिनशेन को लगा कि उसे अभी भी समझाने की जरूरत है। हालांकि येयुजेन ने लिनशेन के होठों पर अपनी उंगली रखकर उसे चुप करा दिया। कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम पर भरोसा है, येयुजेन ने गंभीरता से कहा। फिर वह लिनशेन के माथे को चूमने के लिए दबे पांव चली, गेट खोलने के लिए मुड़ी, यार्ड में प्रवेश किया, और जब वह प्रवेश द्वार पर पहुंची तो वह पीछे मुड़ी, लिनशेन को आंख मारी और कहा, मैंने तुम पर अपनी मुहर लगा दी है, अब से तुम मेरी हो। ऐसा कहकर येयुजेन ने गेट से प्रवेश किया और उसे अपने पीछे बंद कर लिया। मंद स्ट्रीट लाइट के नीचे गर्म और आमंत्रित आंगन को देखते हुए लिनशेन ने अवचेतन रूप से अपने माथे को छुआ, अपने हाथ पर लालिमा देखी, संभवतः येयुजेन के लाल होठों से। वापस आते समय लिनशेन को दुविधा महसूस हुई। जब वह येयुजेन को चिढ़ाता था तो जल्द से जल्द शादी करने और बच्चे पैदा करने की इच्छा के अलावा वह वास्तव में थोड़ा प्रतिशोधी रवैया भी रखता था। लेकिन जैसे जैसे उसने उसके साथ अधिक बातचीत की, लिनशेन को एहसास हुआ कि येयुजेन वैसा नहीं था जैसा उसने पहले सोचा था। आप कह सकते हैं कि वह चाय की तरह है, लेकिन आप यह नहीं कह सकते कि वह अच्छी नहीं है। ऐसी समझदार, सौम्य और समझदार महिला के साथ, और वह भी इतनी खूबसूरत, जो आपके लिए समय और प्रयास खर्च करने को तैयार है, कोई भी पुरुष ऐसी चाय से कैसे प्रभावित नहीं होगा। हालांकि येयुजेन जितना बेहतर था, लिनशेन उतना ही अधिक हिचकिचा रहा था। अन्य लोगों को शायद उसके परिवार की परेशानियों के बारे में पता न हो, लेकिन लिनशेन उनके बारे में बहुत स्पष्ट था। ऐसी बड़ी समस्याएं जिन्हें उसके दुर्जय तीसरे और चौथे भाई भी हल नहीं कर सके, वे अत्यंत गंभीर अवश्य होंगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले उसके पास मदद करने की कोई क्षमता नहीं थी, लेकिन अब जब उसके पास शक्ति थी तो वह उन्हें अनदेखा नहीं कर सकता था। इसके अलावा टूटे हुए घोंसले के नीचे क्या कोई पूरा अंडा हो सकता है? भले ही लिनशेन ने इसके बारे में कुछ भी न सोचने या कुछ भी न करने का फैसला किया हो, अगर उसके तीसरे और चौथे भाई समस्या का समाधान नहीं कर सकते तो वह संभवतः अप्रभावित कैसे रह सकता है? लिनशेन को नहीं पता था कि वे समस्या का समाधान कर पाएंगे या नहीं, लेकिन यदि वे नहीं कर पाए, या यदि चीजें और भी बदतर हो गईं, यदि वह मर गया तो यह एक बात होगी, लेकिन उसके आसपास के लोगों का क्या होगा? यार, लोग वाकई बहुत सस्ते हैं। लिनशेन ने मन ही मन कोसा, इन मामलों के बारे में न सोचने का फैसला किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जल्दी से अपना स्तर ऊपर उठाया जाए। उसने बाई शेनफेई के शब्दों को, जब वह जा रही थी, दिल पर नहीं लिया। ये स्पष्ट था कि उसने येयुजेन को परेशान करने के लिए द्वेष से ऐसा कहा था। घर वापस आकर लिनशेन ने एक और म्यूटेंट अंडा खोला और उसमें से तरल पदार्थ पी लिया। जैसे ही वह सोने के लिए तैयार हो रहा था, उसे डेथ पाउडर से हलचल महसूस हुई। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसका दिल खुशी से उछल पड़ा और उसने वह कैप्सूल बाहर निकाला जो मौत के पाउडर में बदल गया था। दरअसल कैप्सूल धीरे धीरे रूपांतरित हो रहा था और जल्द ही एक क्रिस्टल साफ, गहरे लाल रंग की रस्सी में बदल गया। अचानक परिवर्तन डेथ श्रैडर, सुपर बेस क्रिस्टल आधारित प्राणी विकसित हो सकता है। शक्ति 41, गति 41, कठोरता 41, कठोरता 41, आधार उत्परिवर्तन प्रतिभा, सुपर बेस भक्षण, सुपर बेस विकास, सुपर बेस कवच भेदी स्पाइक, सुपर बेस तात्कालिक गति, सुपर बेस संशोधन, सुपर बेस ठोसीकरण, सुपर बेस आत्मा संचयन, सुपर बेस सोल हार्वेस्टिंग। एक निश्चित प्रकार के जीव को मारने के बाद यह उसी प्रजाति के जीवों पर आत्मा दमन प्रभाव पैदा कर सकता है। उस प्रजाति की जितनी अधिक आत्माएं काटी जाएंगी, आत्मा दमन प्रभाव उतना ही मजबूत होगा और प्रभाव स्थायी रूप से मौजूद रहेगा। डेथ पाउडर की विशेषताएं अपेक्षा के अनुरूप ही थीं, कोई आश्चर्य की बात नहीं। विवरण के आधार पर अतिरिक्त आत्मा संचयन कौशल एक प्रकार का निवारण कौशल प्रतीत होता है। एक प्रकार के जीव को बड़े पैमाने पर मारने के बाद यह उन जीवों पर एक निवारक बल बना देगा। इस तरह के निवारक बल की भयावहता केवल वास्तविक युद्ध के माध्यम से ही जानी जा सकती है। चूंकि वह वैसे भी सो नहीं सकता था, लिनशेन ने अपनी घड़ी निकाली और रियल्म किंग ग्रह पर टेलीपोर्ट हो गया, ताकि वह ये जांचने के लिए एक स्थान ढूंढ सके कि आत्मा संचयन कितना प्रभावी था और प्रमोशन के बाद परिवर्तित डेथ पाउडर की लड़ाकू क्षमता कितनी मजबूत थी। साधारण क्रिस्टल बेस प्राणियों को मारने से डेथ पाउडर का सही मूल्य पता नहीं चलता, इसलिए कुछ विचार करने के बाद लिनशेन ने अभ्यास के लिए लक्ष्य के रूप में ग्रीन क्रिस्टल योद्धाओं का उपयोग करने का फैसला किया।
बैककोट गामा इज और ईते %% दुष्ट ड्रैगन पर सवार होकर आकाश में उड़ते हुए लिन शेन को 2 अकेले ग्रीन क्रिस्टल योद्धा मिले। वह ड्रैगन की पीठ से कूद गया, डेथ पाउडर को भाले की तरह इस्तेमाल किया और सिर्फ एक वार में उसने एक ग्रीन क्रिस्टल योद्धा के सिर को छेद दिया। औसत ग्रीन क्रिस्टल योद्धा डेथ पाउडर का सामना नहीं कर सकते। लिन शेन ने अपने हाथ के पीछे से एक और भाला फेंका और दूसरे ग्रीन क्रिस्टल योद्धा के सिर को भी छेद दिया। सुपर बेस तात्कालिक गति की वृद्धि के तहत ग्रीन क्रिस्टल योद्धाओं को चकमा देने का मौका भी नहीं मिला। कितना अरुचिकर, लिन शेन ने थोड़ा सा मुंह सिकुड़ा, क्योंकि इस स्तर की लड़ाई ने डेथ पाउडर पर कोई दबाव नहीं डाला, इसकी असली ताकत का परीक्षण करने में विफल रही। मुख्य समस्या ये थी कि इन हरे क्रिस्टल योद्धाओं को मारना अब लिन शेन के लिए उपयोगी नहीं था, यह विशुद्ध रूप से संसाधनों की बर्बादी थी। लिन शेन का हमेशा से यही सिद्धांत रहा है कि जब जरूरत हो तभी हत्या करनी चाहिए। चूंकि इसका कोई फायदा नहीं था, इसलिए वह बिना वजह हत्या नहीं करना चाहता था। मैं रिंग माउंटेन ग्रह पर परीक्षण से पहले क्रिस्टल बेस स्तर तक आगे बढ़ने तक इंतजार कर सकता हूं। लिन शेन को लगा कि वह रिंग माउंटेन ग्रह की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो सकता है। अपने कौशल का परीक्षण करने के बाद आगे बढ़ना व्यर्थ प्रतीत हुआ। 2 ग्रीन क्रिस्टल योद्धाओं को मारने के बाद आत्मा संचयन कौशल के अंतर्गत जानकारी प्रकट हुई। ग्रीन क्रिस्टल योद्धा ट्यूब्स और NO will be in .c ओम। प्रभाव तो था, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। ग्रीन क्रिस्टल वॉरियर्स ने डेथ पाउडर को देखा जिसमें सोल हार्वेस्टिंग थी, वे तुरंत झपटने से पहले थोड़ी देर के लिए हिचकिचाए। आकाश में दुष्ट ड्रैगन पर सवार होकर वह उत्परिवर्ती बैंगनी क्रिस्टल योद्धाओं और लाल क्रिस्टल योद्धाओं की तलाश में था। एड्स बाय पब फ्यूचर, बहुत अधिक नीले क्रिस्टल अंडे खा लेने के कारण नीला क्रिस्टल आधार उत्परिवर्तन द्रव अब लिन शेन के लिए बेकार हो गया था। अब इसके लिए हत्या करने का कोई फायदा नहीं था। इसे पैसे के लिए बेचने की भी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि लिन शेन के पास नकदी की कमी नहीं थी और इससे आसानी से परेशानी हो सकती थी। रेगिस्तान में लाल क्रिस्टल योद्धा बहुत दुर्लभ थे, अब तक उनमें से एक भी नहीं देखा गया था। अगर लिन शेन के हाथ में 4 लाल क्रिस्टल अंडे नहीं होते तो उसे उनके अस्तित्व पर ही संदेह होता। जैसा कि भाग्य में लिखा था, जैसे ही वह सोच रहा था कि उसने कभी लाल क्रिस्टल योद्धा को नहीं देखा, तभी रेगिस्तान में हरे क्रिस्टल योद्धाओं का एक बड़ा समूह सामने आ गया, जिनकी संख्या आसानी से सैकड़ों में होगी। उन सैकड़ों हरे क्रिस्टल योद्धाओं के बीच एक आड़ू लाल क्रिस्टल बेस योद्धा था, वही लाल क्रिस्टल योद्धा जिसे लिन शेन बेसब्री से खोज रहा था। हालांकि सैकड़ों ग्रीन क्रिस्टल योद्धाओं के साथ इसे अकेले नीचे ले जाना आसान नहीं था, और सैकड़ों ग्रीन क्रिस्टल योद्धाओं को मारना बहुत समय लेने वाला था। ये देखने का एक अच्छा मौका है कि डेथ पाउडर वास्तव में क्या करने में सक्षम है। लिन शेन ने आगे बढ़कर अपने चारों ओर लिपटे डेथ पाउडर को खींचा और नीचे ग्रीन क्रिस्टल योद्धाओं के समूह पर फेंक दिया। एक बार छोड़े जाने पर डेथ पाउडर एक विशालकाय प्राणी में परिवर्तित हो गया, जो 100 मीटर से अधिक लंबा था, तथा जिसका मुंह एक कतरन मशीन की तरह था, जो एक ही घूंट में कई ग्रीन क्रिस्टल योद्धाओं को निगल गया। चूंकि दोनों ही क्रिस्टल बेस स्तर के थे, इसलिए ग्रीन क्रिस्टल योद्धाओं के पास डेथ पाउडर का प्रतिरोध करने का कोई मौका नहीं था, क्योंकि एक बार निगल जाने पर वे तुरंत ही टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। ग्रीन क्रिस्टल वॉरियर्स के हमलों का डेथ पाउडर पर कोई असर नहीं हुआ। हालांकि यह एक लाल क्रिस्टल बॉडी थी, लेकिन ये रबर से ज्यादा लचीली थी। सभी हमले विफल हो गए और निष्फल हो गए, जिससे डेथ पाउडर को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा। भीड़ों के झुंड में घुसने वाले ड्रैगन की तरह डेथ पाउडर ने ग्रीन क्रिस्टल योद्धाओं के दिलों में इतना आतंक पैदा कर दिया कि वे भागने लगे। यदि यह डेथ पाउडर स्काई स्टार स्लोप की लड़ाई में होता, तो यह अकेले ही मैदान पर कब्जा कर सकता था। लिन शेन बेहद प्रसन्न था। रेड क्रिस्टल वॉरियर उछला, डेथ पाउडर की ओर अपनी मुट्ठी मारी, और एक सोनिक बूम की आवाज कानों को बहरा कर देने वाली थी। केंद्र के रूप में उसकी मुट्ठी के चारों ओर एक सफेद गैस शंकु बन गया। रेड क्रिस्टल वॉरियर की बुद्धिमत्ता काफी ऊंची लग रही थी, उसने अब तक खुद को रोक रखा था। डेथ पाउडर की पीठ उसकी ओर होने पर अचानक हमला करना एक सोची समझी चाल थी। मुक्का सीधे डेथ पाउडर के शरीर पर लगा, जिससे उसका शरीर भयंकर दबाव के साथ विकृत हो गया। सुई द्वारा अंदर की ओर दबाए जा रहे गुब्बारे की तरह डेथ पाउडर का शरीर बुरी तरह विकृत हो गया था, ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी क्षण फट जाएगा। लाल क्रिस्टल योद्धा का मुक्का इतना भयंकर था कि लिन शेन भी कुछ हद तक चिंतित था कि डेथ पाउडर का शरीर पंचर हो सकता है। बूम! लिन शेन तेज आवाज से चौंक गया, लेकिन ये डेथ पाउडर के शरीर के फटने की आवाज नहीं थी, ये लाल क्रिस्टल योद्धा के उछलकर दूर जाने की आवाज थी। डेथ पाउडर का अत्यंत विकृत शरीर टूटा नहीं था, इसके बजाय इसने लाल क्रिस्टल योद्धा को हवा में उछाल दिया था। डेथ पाउडर का विकृत रूप तुरंत अपने मूल आकार में लौट आया, अपना सिर घुमाया और हवा में उछाले गए लाल क्रिस्टल योद्धा को निगल लिया। आपस में जुड़े हुए गियर जैसे लाल दांतों के घूमने के कारण लाल क्रिस्टल योद्धा का शरीर टुकड़ों में पिस गया और सीधे निगल लिया गया। वास्तव में मजबूत, लेकिन मेरे लाल क्रिस्टल योद्धाओं को मत निगलना।
लिन शेन हैरान और प्रसन्न दोनों था। डेथ पाउडर की युद्ध शक्ति असाधारण रूप से क्रूर थी, जो ड्रैगन हंटर जीवे से कम नहीं थी। केवल युद्ध के माध्यम से ही उन्हें पता चलेगा कि कौन अधिक शक्तिशाली है। डेथ पाउडर द्वारा रेड क्रिस्टल योद्धा को खा जाने के बाद शेष ग्रीन क्रिस्टल योद्धा तितर बितर हो गए और भाग गए, प्रत्येक पिछले वाले से अधिक तेजी से भाग रहा था। डेथ पाउडर ने अपनी नज़र ग्रीन क्रिस्टल योद्धाओं में से एक पर घुमाई, जो इतना भयभीत था कि वह भागना भी भूल गया था। वह वहीं कांपने लगा और तभी कुछ चौंकाने वाली घटना घटी। ग्रीन क्रिस्टल योद्धा ने डेथ पाउडर के सामने अपनी स्वयं की पेट की को अस्थिर भाव से प्रस्तुत किया। वाइल्ड बेस वेरिएंट जीव वास्तव में अपनी पालतू चाबियां पेश कर रहे हैं, क्या उनमें से अधिकांश को आत्मसमर्पण करने के बजाय मरना नहीं चाहिए? लिन शेन ने तुरंत डेथ पाउडर की आत्मा संचयन कौशल के बारे में सोचा। वह जल्दी से अपनी घड़ी पर जानकारी की जांच करने लगा और उसने पाया कि आत्मा संचयन कौशल के डेटा में हरे क्रिस्टल योद्धाओं का मूल्य 100 तक पहुंच गया था और लाल क्रिस्टल योद्धा के लिए 100 का अतिरिक्त मूल्य था। आत्मा संचयन के इतने लाभ हैं, तो भविष्य में जब तक डेथ पाउडर पर्याप्त बेस वेरिएंट प्राणियों को मारता रहेगा, यह आसानी से जंगली बेस वेरिएंट प्राणियों को पालतू बना सकता है। लिन शेन अपने दिल में बहुत खुश था। शुरू में उन्होंने सोचा था कि यह सीमित उपयोग का एक डराने धमकाने का कौशल है, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि इससे इतना लाभ होगा। ग्रीन क्रिस्टल योद्धा की पालतू चाबी लेने और उसे पालतू कैप्सूल में बदलने के बाद लिन शेन ने डेथ पाउडर को अन्य ग्रीन क्रिस्टल योद्धाओं का पीछा करने का आदेश दिया। जल्द ही लिन शेन को एहसास हुआ कि आत्मा संचयन ग्रीन क्रिस्टल योद्धाओं को अपनी पालतू चाबियां पूर्ण निश्चितता के साथ प्रदान नहीं कर सकता। संभावना लगभग 10 में से 1 थी, लेकिन धमकी का प्रभाव अभी भी बहुत अच्छा था। उन हरे क्रिस्टल योद्धाओं ने डेथ पाउडर से लड़ने की हिम्मत नहीं की और केवल अपने जीवन के लिए भागने की परवाह की। 100 लाल क्रिस्टल योद्धाओं को मारना यथार्थवादी नहीं लगता, ये कौशल थोड़ा निराशाजनक लगता है। लिन शेन ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी। उत्परिवर्ती प्राणियों की संख्या पहले से ही कम थी और रियल्म किंग ग्रह में उत्परिवर्तनों की अधिकता मानी जाती थी, इसलिए 100 रेड क्रिस्टल योद्धाओं को ढूंढ पाना लगभग असंभव था। रेड क्रिस्टल वॉरियर को अपना पालतू चाबी देने की पेशकश करने का 10 में से 1 मौका पाना और भी कठिन था। बहुत सोचने के बाद लिन शेन को लगा कि यह कौशल उसी स्तर के बेस वेरिएंट प्राणियों पर इस्तेमाल करने के लिए नहीं था। किसी को उच्च स्तर के प्राणियों को मारना पड़ता था, केवल अपने स्तर से ऊपर के उन्नत प्राणियों को मारकर ही आत्मा संचयन कौशल का मूल्य महसूस किया जा सकता था। एड्स बाय पब फ्यूचर। एक ही प्रकार के 100 उन्नत प्राणियों को मार डालने से उनके प्रकार के प्राणी भयभीत हो जाएंगे, या यहाँ तक कि उन्नत प्राणी स्वेच्छा से अपनी पालतू चाबियां देने को मजबूर हो जाएंगे। बैककोड जी जोड़ सिग्मा गसाई डॉलर उ जोड़ और एट सर है शाह। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक उन्नत प्राणी ने कितने रूपांतरणों से गुजरा है, जब तक प्रजाति एक ही है, ये प्रभावी हो सकता है, जो कि बहुत ही अद्भुत है। मुझे क्रिस्टल बेस की ओर आगे बढ़ना है और जल्दी से रिंग माउंटेन ग्रह की ओर जाना है। वहां बहुत सारे आरोही प्राणी मेरा इंतजार कर रहे हैं। लिन शेन तुरंत क्रिस्टल बेस पर चढ़ने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। उन्होंने अपनी वर्तमान आधार उत्परिवर्तन दर पर नजर डाली, जो पहले ही 69 तक पहुंच चुकी थी, जो 100% से ज्यादा दूर नहीं थी। लिन शेन ने लाल क्रिस्टल योद्धाओं की खोज जारी रखी, लेकिन हालांकि उन्हें कोई नहीं मिला, उन्होंने पाया कि डेथ पाउडर की आत्मा संचयन नीले क्रिस्टल योद्धाओं पर भी काम करती है। एक नीला क्रिस्टल योद्धा डेथ पाउडर को देखकर तुरंत पीछे मुड़ा और भाग गया। उसकी प्रतिक्रिया भी ठीक हरे क्रिस्टल योद्धाओं की तरह थी, जो डेथ पाउडर से बहुत डरे हुए थे। काफी समय तक अध्ययन करने के बाद लिन शेन को आखिरकार एहसास हुआ कि ग्रीन क्रिस्टल वॉरियर्स, रेड क्रिस्टल वॉरियर्स और ब्लू क्रिस्टल वॉरियर्स सभी बेस वेरिएंट प्राणियों की एक ही श्रृंखला हैं। ग्रीन क्रिस्टल वॉरियर्स को मारने से प्राप्त होने वाली डराने वाली शक्ति ब्लू क्रिस्टल वॉरियर्स और अन्य वेरिएंट योद्धाओं पर भी प्रभावी है, हालांकि थोड़ी कम। इसी प्रकार लाल क्रिस्टल योद्धाओं को मारने से प्राप्त भयभीत करने वाली शक्ति का प्रभाव अन्य भिन्न योद्धाओं पर भी पड़ता है। यह अब बहुत बेहतर है। इसका मतलब है कि रेड क्रिस्टल योद्धाओं के लिए अपने पालतू जानवरों की चाबियां डेथ पाउडर को सौंपने का एक मौका है, हालांकि संभावना बहुत कम है। लिन शेन ने तुरंत महसूस किया कि इस कौशल का मूल्य बढ़ गया था। एड्स बाय पब फ्यूचर। इस पैटर्न के अनुसार रिंग माउंटेन के सभी प्राणी ड्रैगन प्रकार के बेस वेरिएंट प्राणी होने चाहिए, और उनमें से किसी को भी मारने से प्राप्त होने वाली डराने वाली शक्ति अन्य ड्रैगन प्रकार के प्राणियों पर भी काम करेगी। उस मामले में यह आत्मा संचयन जीवेइस की ड्रैगन हत्या प्रतिभा से भी बेहतर है। इसे विकसित होने के लिए बस समय चाहिए। लिन शेन ने गुप्त रूप से यह पता लगाया कि रिंग माउंटेन पर पहुंचने के बाद पहले के आरोही प्राणी को मारना है। सामने एक टावर के आकार की इमारत दिखाई दी और लिन शेन ने तुरंत इसे रियल्म किंग टावर के रूप में पहचान लिया और दुष्ट ड्रैगन को उड़ने देने का फैसला किया। चाहे ये दुर्भाग्य था या कुछ और, ये पहली बार था जब लिन शेन ने कई बार प्रवेश करने के बाद रियल्म किंग टावर देखा था। हालांकि लिन शेन को रियल्म किंग टावर के बारे में अच्छी जानकारी थी।
कई रेडियो होस्टों ने पहले भी रियल्म किंग टॉवर के बारे में समाचार प्रसारित किए थे, और हालांकि पहले की तुलना में गर्मी कम हो गई थी, फिर भी रेडियो पर रियल्म किंग टॉवर से संबंधित समाचार अक्सर सुने जा सकते थे। लिन शेन ने भी लोगों को टॉवर का पता लगाने का प्रयास करते देखा था, इसलिए उसे रियल्म किंग टॉवर के अंदर की स्थिति की अच्छी समझ थी। उदाहरण के लिए, रियल्म किंग टॉवर की पहली मंजिल बिल्कुल अंधेरी जगह है, जहां टॉर्च की रोशनी भी पहली मंजिल को रोशन नहीं कर सकती। कुछ लोगों ने अनुमान लगाया है कि पहली मंजिल पर कोई सर्वव्यापी चीज है, जैसे कोहरा, लेकिन ये कोहरे से भी हल्का है। इसकी मौजूदगी का एहसास नहीं होता, फिर भी यह सारी रोशनी को रोक देता है, जिससे पूर्ण अंधकार का भ्रम पैदा होता है। अंधेरे के अलावा पहली मंजिल पर एक जहरीली मधुमक्खी जैसा क्रिस्टल आधारित प्राणी भी है, जिसके हमले में विषैले तत्व होते हैं। डंक मारने के बाद शरीर की सतह पर लगभग अदृश्य छोटे छेद के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। विष देने पर व्यक्ति को बुखार जैसा महसूस होता है, जैसे कि उसे सर्दी लग गई हो, फिर भी उसे बहुत ठंड और कमजोरी महसूस होती है, तथा शरीर कोमल और शक्तिहीन हो जाता है। सौभाग्य से, अपनी तेज गति के अलावा क्रिस्टल आधारित प्राणी के पास अन्य क्षेत्रों में उच्च क्षमताएं नहीं हैं। पहली मंजिल से गुजरने के दो तरीके हैं। एक है ध्वनि द्वारा स्थानों की पहचान करने की क्षमता होना और अंधेरे में क्रिस्टल आधारित प्राणी को मारने के लिए पर्याप्त तेज होना, फिर अंधेरे के बीच दूसरी मंजिल पर जाने का द्वार ढूंढना, जिससे मंजिल साफ हो जाए। दूसरी विधि सरल है। यदि आपके पास विष को झेलने के लिए पर्याप्त रूप से कठोर कवच या शरीर है, तो आप क्रिस्टल आधारित प्राणी के हमलों का सामना कर सकते हैं और दूसरी मंजिल का द्वार ढूंढ सकते हैं, जिससे आप मंजिल को साफ भी कर सकेंगे। यदि आप इसे सहन कर सकते हैं और आपके शरीर में जहर है, तो आपको दूसरी मंजिल पर कठिन संघर्ष का सामना करना पड़ेगा और तीसरी मंजिल तक पहुंचने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। 1 से 9वीं मंजिल तक की हर मंजिल पर अलग अलग क्रिस्टल आधारित जीव पहरा देते हैं, और वातावरण भी अलग अलग होते हैं। 9वीं मंजिल तक पहुंचने के लिए किसी की व्यापक क्षमताएं शीर्ष स्तर की होनी चाहिए। बैककोड दोनों 9वीं मंजिल तक पहुंच गए, इसलिए उन्हें समय के आधार पर रैंक दी गई, तथा तेज समय पर पहुंचने वाले को उच्च रैंक मिली। 9वीं मंजिल के लिए इनाम एक 41 स्पीड पेट लॉन्च था, जो एक औसत म्यूटेटर के लिए एक अत्यंत प्रीमियम वस्तु थी। लिन शेन को पेट लॉन्च चाहिए था, लेकिन उसे टॉवर के भीतर क्रिस्टल आधारित प्राणियों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। टॉवर के अंदर मौजूद 9 क्रिस्टल आधारित प्राणी उत्परिवर्ती नहीं थे, बल्कि केवल साधारण क्रिस्टल बेस थे। वे केवल इसलिए इतने दुर्जय प्रतीत होते थे क्योंकि टावर का प्रत्येक स्तर उनके लिए सर्वाधिक लाभप्रद वातावरण था। ऐसे वातावरण में उनकी शक्ति को अधिकतम किया जा सकता है। इस प्रकार के वातावरण में एक उत्परिवर्तित क्रिस्टल आधार भी आवश्यक रूप से उनका मुकाबला नहीं कर सकता है। उदाहरण के लिए, दूसरी परत में उच्च तापमान वाला वातावरण था, जिसकी रक्षा हॉट रॉक जायंट द्वारा की जाती थी। वातावरण जितना गर्म होता, हॉट रॉक जायंट का शरीर उतना ही कठोर होता, और ऐसे उच्च तापमान में साधारण म्यूटेंट हॉट रॉक जायंट को हरा नहीं पाते। लिन शेन रियल्म किंग टॉवर के सामने उतरा, दुष्ट ड्रैगन को वापस ले लिया और सीधे गेट के माध्यम से प्रवेश किया। रियल्म किंग टॉवर की चुनौती लिन शेन के लिए बहुत सरल थी, क्योंकि डेथ पाउडर छोड़ने से सब कुछ ठीक हो सकता था। पहली परत का अंधेरा डेथ पाउडर के लिए किसी काम का नहीं था, क्योंकि वह आगे बढ़ने के लिए दृष्टि पर निर्भर नहीं था। उसने अंधेरे में क्रिस्टल आधारित प्राणी को लगभग तुरंत ही ढूंढ लिया और उसे पूरा निगल लिया। दूसरी परत, एक ही घूंट में। तीसरी परत, एक ही घूंट में, और चौथी परत भी वैसी ही थी। 9 परत वाले टॉवर के अंदर क्रिस्टल आधारित प्राणी डेथ पाउडर को बिल्कुल भी नहीं रोक सकते थे, जिससे लिन शेन आसानी से प्रत्येक स्तर को पार कर सकता था। वास्तव में, उसे प्रत्येक मंजिल के अनूठे वातावरण का सामना करने के लिए केवल कारापेस पर निर्भर रहने की आवश्यकता थी, तथा उसे किसी भी प्रकार की लड़ाई की आवश्यकता नहीं थी। एक अन्य रियल्म किंग टॉवर के सामने, जिमिन स्वर्ड्समैन ने चेहरे पर मुस्कान के साथ प्रवेश किया। इस बार उसने पूरी तैयारी कर रखी थी। उसने हर परत को जल्दी से पार करने का तरीका खोज लिया था। उसके लिए 9 परतों को पार करना आसान था, लेकिन सबसे तेज और शीर्ष रैंक पर सुरक्षित रहने से उसे रियल्म किंग टॉवर से समग्र पुरस्कार मिलेगा। चूंकि वह आया था, इसलिए उसे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना था और अंतिम पुरस्कार लेना था। अन्यथा, वह इतनी बड़ी दूरी तक क्यों जाता? यह जिमिन स्वर्ड्समैन की सोच थी। नोव एल बी जेएनएन। सब कुछ सही था। जिमिन स्वर्ड्समैन अपने प्रदर्शन से बहुत संतुष्ट था। प्रत्येक परत के माध्यम से उसने जो कदम उठाए वे बिल्कुल वैसे ही थे जैसा उसने गणना की थी, बिना किसी गलती के। उन्होंने जो समय इस्तेमाल किया वह भी बहुत सटीक था। इस गति से आगे बढ़ते हुए, उनकी रैंकिंग निश्चित रूप से ओयांग यूडू से आगे निकल जाएगी, जो वर्तमान में पहले स्थान पर है। रियल्म किंग टॉवर ट्रायल पूरा करने पर बधाई। आपका कुल समय 1 मिनट और 54 सेकंड है। आप अपना नाम रियल्म किंग टॉवर पर छोड़ सकते हैं। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मजबूत होना इतना ही सरल है। यह मेरी अपेक्षा से 5 सेकंड अधिक तेज है। आसानी से प्रथम स्थान प्राप्त करना, ये बहुत आसान है। इसमें कोई चुनौती नहीं है।
इनाम लेने और रियल्म किंग टॉवर के अंदर की आवाज़ सुनने के बाद जिमिन स्वॉर्ट्समैन ने सहजता से उत्तर दिया, तलवारबाज। एड्स बाय पब फ्यूचर। तलवारबाज को रियल्म किंग टॉवर में शामिल कर लिया गया है। आपके समय के आधार पर आपकी वर्तमान रैंक दूसरी है। अलविदा। रियल्म किंग टॉवर के अंदर से फिर से आवाज़ आई। दूसरा, क्या तुम मजाक कर रहे हो? 1 मिनट और 54 सेकंड। पहला होना चाहिए। ओयांग यूडू को 2 मिनट और 10 सेकंड लगे, है ना? जिमिन स्पोर्ट्समैन के चेहरे पर आश्चर्य का भाव था, हालांकि उसे पहले ही रियल्म किंग टॉवर से टेलीपोर्ट कर दिया गया था। ये दूसरा कैसे हो सकता है? मुझे याद है कि ओयांग यूडू ने वास्तव में उससे अधिक समय लिया था। इतना सुंदर क्लियरेंस, मुझे लगता है कि यह पहले से ही सीमा है। निश्चित रूप से पहले रियल्म किंग टॉवर स्कोरिंग सिस्टम ने गलती की होगी। प्रत्येक स्तर लगभग पूरी तरह से उत्तीर्ण हो गया, बिना कोई समय बर्बाद किए, निश्चित रूप से प्रथम स्थान पर रहा। ये पहले होना चाहिए। ओयांग यूडू से तेज, अगर कोई गलती नहीं हुई तो मैं रियल्म किंग टॉवर खा जाऊंगा। दर्शकों को भी लगा कि जिमिन स्पोर्ट्समैन को दूसरा नहीं, बल्कि प्रथम स्थान मिलना चाहिए। जिमिन स्पोर्ट्समैन रियल्म किंग टॉवर के सामने खड़ा था, टॉवर पर उत्कीर्ण नामों को देख रहा था। रैंकिंग को स्पष्ट रूप से देखने पर वह क्षण भर के लिए अचंभित रह गया। रैंकिंग देखने वाले दर्शक भी दंग रह गए। तलवारबाज नाम वास्तव में दूसरे स्थान पर था। हालांकि पहले स्थान पर ओयांग यूडू नहीं था, जो अब तीसरे स्थान पर था, वास्तव में जिमिन तलवारबाज से भी नीचे। पहले स्थान पर जो नाम था वह आश्चर्यजनक रूप से द ग्रेट रेड बुल नाइट था, जो स्वाभाविक रूप से लिन शेन था। लिन शेन सिर्फ इनाम लेना चाहता था और ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता था, इसलिए बेशक उसने अपना असली नाम इस्तेमाल नहीं किया। चूंकि वह रियल्म किंग तंत्र के माध्यम से प्रवेश नहीं कर पाया था और उसका कोई लाइव प्रसारण फुटेज भी नहीं था, इसलिए तियान नाम का उपयोग करना भी उचित नहीं होगा, क्योंकि इससे तियानचेन के लिए परेशानी खड़ी हो सकती थी और अन्य लोग सोच सकते थे कि तियानचेन के पास प्रसारण को बाईपास करने का एक तरीका है। एड्स बाय पब फ्यूचर। कुछ सोचने के बाद लिन शेन को याद आया कि किसी ने उसे एक बार इस उपाधि से नवाजा था। इसके अलावा कोई नहीं जानता था कि द ग्रेट रेड बुल नाइट वही है, इसलिए उसने सीधे उस नाम का इस्तेमाल किया। ग्रेट रेड बुल नाइट। वह फिर से प्रकट हुआ है और वास्तव में रियल्म किंग टॉवर में शीर्ष रैंकिंग जीती है। 1 मिनट और 34 सेकंड। अरे, वह इतना तेज कैसे हो सकता है? बिना संघर्ष किए वहां तक दौड़ने में भी इतना समय लगेगा, है ना? मैं जानता था कि द ग्रेट रेड बुल नाइट शक्तिशाली है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना शक्तिशाली होगा। 1 मिनट रुको, द ग्रेट रेड बुल नाइट का कोई फुटेज क्यों नहीं है? वह टावर पर कब चढ़ा? ग्रेट रेड बुल नाइट का कभी भी लाइव प्रसारण नहीं हुआ है, ये पहले भी कहा जा चुका है। वह मानव नहीं हो सकता, वह अपना चेहरा दिखाने से भी डरता है, वह गलत नहीं हो सकता। ग्रेट रेड बुल नाइट अवश्य ही मानव होगा, अन्यथा वह मोशेंकी और अन्य लोगों को कैसे बचा सकता था? एक प्रश्न जो अब चर्चा का मुख्य विषय नहीं रह गया था, भीड़ द्वारा पुनः उठाया गया। सभी यह अनुमान लगा रहे थे कि क्या महान रेड बुल नाइट वास्तव में मानव था। जीमेन तलवारबाज ने टावर पर नाम और समय देखा, उसकी अभिव्यक्ति बहुत सुखद नहीं थी। उसने सोचा कि उसने सब कुछ ठीक ठाक कर लिया है, फिर भी कोई ऐसा था जो उससे भी ज्यादा तेज था, और वह भी कुछ ही सेकंड से। जिमिन स्पोर्ट्समैन को अपने दिल में पता था कि भले ही वह दोबारा कोशिश करे, वह निश्चित रूप से द ग्रेट रेड बुल नाइट के रिकॉर्ड को पार नहीं कर पाएगा। हाल ही में मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? एक अंडा खोदते समय मुझे एक भयंकर प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़ा। एक टॉवर पर हमला करने की कोशिश करते समय मुझे एक और अजीबोगरीब व्यक्ति का सामना करना पड़ा। यह महान रेड बुल नाइट वास्तव में कौन है? जिमिन स्वॉर्ट्समैन ने सोचा, फिर अचानक सोचा, अरे, क्या ये वही व्यक्ति हो सकता है? जितना अधिक जिमिन स्वॉर्ट्समैन ने इसके बारे में सोचा, उतना ही उसे विश्वास हुआ कि यह संभव है। दूसरों ने सोचा कि रेत के खोल से निकला भयंकर आदमी पहले ही मर चुका है, लेकिन उसने ऐसा नहीं सोचा था। मूल इतनी चालाकी के साथ वह दूसरों के साथ आसानी से कैसे मर सकता था? इसलिए उसे यकीन था कि वह क्रूर आदमी निश्चित रूप से नहीं मरा था। इस बात पर विचार करते हुए कि उस भयंकर व्यक्ति और द ग्रेट रेड बुल नाइट दोनों का कोई प्रसारण फुटेज नहीं था, उन्हें यह महसूस होने लगा कि ये दोनों एक ही व्यक्ति हो सकते हैं। दुर्भाग्यवश उसके पास इसे साबित करने का कोई तरीका नहीं था। वह केवल द ग्रेट रेड बुल नाइट से मिलने और अपने संदेह की पुष्टि करने की उम्मीद कर रहा था। आज द ग्रेट रेड बुल नाइट का नाम दुनिया भर में जंगल की आग की तरह फैल गया है, तथा इसने रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त कर लिया है। फिर भी किसी को भी द ग्रेट रेड बुल नाइट की क्षमताओं की सीमा का पता नहीं था, न ही किसी ने उसे कार्य करते हुए देखा था। बैककोट लिन शेन ये भी जानना चाहता था कि प्रथम स्थान पर आने वाले व्यक्ति को अंततः क्या पुरस्कार मिलेगा, इसलिए जब उसने सभी स्तरों को पार कर लिया तो वह अपनी पूरी ताकत से दौड़ने लगा। जिमिन स्पोर्ट्समैन से एकमात्र अंतर यह था कि जिमिन स्पोर्ट्समैन का कोई वफादार प्रशंसक नहीं था। एक वफादार प्रशंसक की लड़ाकू शक्ति वाकई बहुत ज्यादा थी, और सबसे महत्वपूर्ण बात थी विभिन्न वातावरणों के साथ अनुकूलन करने की उनकी क्षमता।
बड़ा हो या छोटा, कठोर हो या नर्म, उड़ने या तैरने में सक्षम, वे लगभग किसी भी सेटिंग से निपट सकते थे। जिमिन स्पोर्ट्समैन को 9 स्तरों में विभिन्न वातावरणों पर विजय प्राप्त करने, विभिन्न क्रिस्टल बेस वेरिएंट प्राणियों का सामना करने, पालतू जानवरों को बदलने और अपनी स्थिति को समायोजित करने की आवश्यकता थी। लिन शेन को इन बातों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं थी। एक वफादार प्रशंसक ने सब कुछ संभाल लिया और पर्यावरण का उस पर प्रभाव भी बहुत कम था, उसे बस आगे बढ़ते रहने की जरूरत थी। और तेज दौड़ना लिन शेन की विशेषता थी। अमर न्यायालय पर कदम रखते ही वह बिना रुके और तेज ही होती चली जाती थी। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये रैंकिंग अंत तक बरकरार रह पाएगी। लिन शेन को यकीन नहीं था कि वह अंत तक पहले स्थान पर रह पाएंगे। आखिरकार, दुनिया उग्र लोगों से भरी पड़ी है और कोई भी किसी भी दिन उसका रिकॉर्ड तोड़ सकता है। रियल्म किंग टॉवर से बाहर निकलते समय लिन शेन के हाथ में एक और पेट लॉन्चर था। 10 राउंड की मारक क्षमता वाला 41 स्पीड वाला लॉन्चर वास्तव में सर्वश्रेष्ठ था। नहीं, मुझे अपने हाथ में मौजूद पेट लॉन्चर को जल्द से जल्द बेचना होगा। इसका मूल्य निश्चित रूप से गिरने वाला है, लिन शेन ने अपने मन में गणना की। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद उल्टी गिनती समाप्त हो गई और लिन शेन अपने कमरे में लौट आया। अभी भी भोर नहीं हुई थी। लिन शेन ने इस बार अपेक्षाकृत कम समय निर्धारित किया था और थोड़ा और सोने के लिए ठीक समय पर वापस आ गया। सुबह जागने पर लिन शेन ने शायद ही कुछ खाया, अपने सभी भोजन को बेस म्यूटेशन द्रव से बदल दिया और जल्द से जल्द 100% बेस म्यूटेशन दर तक पहुंचने का लक्ष्य रखा। जैसे ही वह अपने घर से बाहर निकला, लिन शेन ने सड़क के दूसरी ओर एक चमकदार लाल स्पोर्ट्स कार खड़ी देखी और काफी लोग उस कार की प्रशंसा कर रहे थे। अतीत में कार उत्पादन लाइनें लगभग नष्ट हो चुकी थीं, और चूंकि कार के पुर्जे एक ही स्थान पर नहीं बनते थे, इसलिए कार को जोड़ना बहुत कठिन होता था। जैसे जैसे विभिन्न आधार मजबूत होते गए और उनके बीच रास्ते खुलते गए, स्थिति में काफी सुधार हुआ। लेकिन किसी ने भी दोबारा कार उत्पादन लाइनें स्थापित करने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि कारें अब व्यवहारिक नहीं रहीं। रीड ऑन वलम्पीर, उन्हें केवल ठिकानों के भीतर ही चलाया जा सकता था। बाहर जंगली पौधे बड़े पैमाने पर उगे हुए थे और सड़कें बुरी तरह क्षतिग्रस्त थी। कोई भी उन्हें फिर से बनाने के लिए इतना प्रयास नहीं करेगा। अगर वे मरम्मत भी कर दिए गए होते, तो कौन जानता था कि कब कोई बेस वेरिएंट प्राणी उनके पास से गुजरकर उन्हें नुकसान पहुंचा सकता था। ऐसा अक्सर होता था। अब मूलतः कोई कार उत्पादन लाइन नहीं थी, तथा अधिकांश मौजूदा कारें बची हुई थीं, जो अतीत में क्षतिग्रस्त नहीं हुई थीं। उसके सामने खड़ी लाल रंग की स्पोर्ट्स कार बिल्कुल नई और स्पष्टतः बहुत महंगी लग रही थी। दुर्भाग्य से, लिन शेन को कारों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी और उन्हें यह भी नहीं पता था कि कार किस ब्रांड की है। अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें प्रशिक्षण शिविर में ले चलूंगा। जैसे ही लिन शेन स्पोर्ट्स कार को देख रहा था, कार की खिड़की नीचे हो गई और ड्राइवर की सीट पर बैठे ये यूजेन ने उसे हाथ हिलाकर इशारा किया। ये कार कहाँ से आई? लिन शेन यात्री की सीट पर बैठ गई और उसने देखा कि ये यूजिन ने आज काले रंग की बॉडीकॉन स्कर्ट और काली चड्डी पहन रखी थी। उसके पूरे शरीर के कव और लंबे पैर, चुंबक की तरह, किसी की भी नज़र को उसकी टांगों की ओर खींच रहे थे। किसी और की, कुछ दिनों के लिए चलाने के लिए उधार ली गई है, ये यूजेन ने कार स्टार्ट करते हुए कहा। अगले ही पल लिन शेन को सचमुच आश्चर्य हुआ। यह कोई साधारण कार नहीं थी, ये तो एक उड़ने वाली मशीन थी। वाहन सीधा ऊपर उठा और ये यूजेन के नियंत्रण में प्रशिक्षण शिविर की ओर उड़ चला। क्या ये कोई एलियन उपकरण है? लिन शेन ने उत्सुकता से उड़ने वाले वाहन के अंदर की जांच की और पूछा। एड्स बाय पब फ्यूचर। हाँ, इसे आजमाना चाहोगे? ये बहुत सरल है, ये यूजेन ने कहा। जरूर, लिन शेन वास्तव में इसे आजमाने के लिए उत्सुक था। ये यूजेन ने स्क्रीन पर एक बटन दबाया और लिन शेन को आश्चर्य हुआ कि यात्री की सीट पर एक स्टीयरिंग व्हील उसके सामने आ गया। ये यूजेन ने लिन शेन को डिवाइस को चलाने का तरीका समझाया, और जब लिन शेन ने इसे आजमाया, तो उसे वाकई यह बहुत आसान लगा, कार चलाने से भी ज्यादा आसान। उड़ान डिवाइस बहुत उन्नत थी और संचालन बेहद सुविधाजनक था। लिन शेन ने महसूस किया कि यह उचित था। तकनीक जितनी उच्च होगी, इसे संचालित करना उतना ही सरल होना चाहिए। क्या यह मजेदार है? ये यूजेन ने अपनी ठोड़ी को अपने हाथ पर टिकाते हुए लिन शेन को देखा, जो पूरी तरह से आनंद ले रहा था, और पूछा। यह मजेदार है। लिन शेन को खेलना बहुत पसंद था, खासकर इन नए गैजेट्स के साथ। अगर यह मजेदार है, तो इसे ले लो और इसके साथ खेलो। जब तुम इससे थक जाओगी, तो मैं इसे वापस ले लूंगी, ये यूजेन ने कहा और उसने उड़ान उपकरण का नियंत्रण क्रिस्टल कार्ड लिन शेन को सौंप दिया। इसे भूल जाओ, ये तुम्हारा भी नहीं है। अगर यह क्षतिग्रस्त हो गया तो अच्छा नहीं होगा। लिन शेन ने इसे लेने से इनकार कर दिया। यदि डिवाइस क्षतिग्रस्त हो जाए तो कोई बात नहीं, जब तक आप ठीक हैं, तब तक ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये यूजेन ने क्रिस्टल कार्ड को लिन शेन की ऊपरी जेब में डालते हुए कहा। तो फिर मैं विनम्र नहीं रहूंगा, लिन शेन ने विमान चलाते हुए कहा। क्या ये चीज ईंधन भरती है? नहीं, ये बेस म्यूटेशन द्रव से निकाले गए ठोस ऊर्जा ब्लॉक का उपयोग करता है।
वर्तमान में मात्र ग्रह के पास ठोस ऊर्जा ब्लॉकों का उत्पादन करने की तकनीक नहीं है और उन्हें केवल एलियन दुनिया से ही आयात किया जा सकता है। संपूर्ण उड़ान उपकरण बेस म्यूटेशन सामग्रियों से बना है, इसकी ताकत स्वीकार्य है, लेकिन इतनी अधिक गति पर टकराव निश्चित रूप से अच्छा नहीं होगा, इसलिए आपको अभी भी सावधान रहने की आवश्यकता है, ये यूजेन ने समझाया। लिन शेन ने तियानशिन से पहले भी एलियन वर्ल्ड पर उड़ान उपकरणों के बारे में सुना था, लेकिन उसने खुद कभी ऐसा नहीं देखा था। उसने सोचा था कि वे बहुत बोझिल होंगे, कभी नहीं सोचा था कि वे इतने पोर्टेबल होंगे और कारों से लगभग अप्रभेद्य होंगे। इसके अलावा डिवाइस में साइंस फिक्शन फिल्मों में दिखने वाले थ्रस्टर्स नहीं थे। चाहे वह सीधा उड़ान भर रहा हो या सीधा, ये बहुत आसानी से चलता था और लिन शेन को नहीं पता था कि यह कैसे काम करता है। एड्स बाय पब फ्यूचर। थोड़ी देर खेलने के बाद लिन शेन ने उड़ान उपकरण को प्रशिक्षण शिविर के पास एक सुनसान खुली जगह पर ले जाकर उतारा। उसने नियंत्रण क्रिस्टल चिप को ये यूजेन को वापस सौंप दिया। क्या हुआ? ये यूजेन ने थोड़ा चौंक कर पूछा। आज के लिए मैंने काफी मजा कर लिया है। अगली बार जब मैं खेलना चाहूंगा तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, लिन शेन ने उतरते हुए मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, तुम्हारा प्रशिक्षण पूरा होने के बाद मैं तुम्हें लेने आऊंगा और हम डिस्टिलरी स्ट्रीट मार्केट देखने जा सकते हैं, ये यूजेन ने नियंत्रण क्रिस्टल चिप लेते हुए लापरवाही से कहा। अच्छा लगता है, लेकिन चलो इसका उपयोग नहीं करते, लिन शेन ने उड़ान उपकरण को थपथपाते हुए कहा। मुझे लगा कि तुम्हें ये पसंद आएगा। अगर नहीं, तो मैं इसे बाद में लौटा दूंगा, ये यूजेन ने टिप्पणी की। ऐसा नहीं है कि मुझे ये पसंद नहीं है, ये बस बहुत ही आकर्षक है। मैं शंघाई कॉर्नर रेडियो स्टेशन पर कल की खबर नहीं बनना चाहता, लिन शेन ने मजाक में कहा। ये यूजेन के चले जाने के बाद लिन शेन ने मन ही मन खुद को आश्चर्यचकित करते हुए कहा, सीकॉर्न बेस में ये परिवार की नींव वाकई बहुत मजबूत है। वे एलियन दुनिया से उड़ान भरने वाले उपकरण को हासिल करने में सफल हो गए। यह ऐसी चीज है जिसे पैसे से भी नहीं खरीदा जा सकता। उन्होंने हाल ही में डिस्टिलरी स्ट्रीट मार्केट में जाने के बारे में भी सोचा था, लेकिन उन्हें खाली समय नहीं मिल पाया था। आज चूंकि ये यूजिन ने उसे आमंत्रित किया था, यह उसके अपने इरादों से पूरी तरह मेल खाता था। डिस्टिलरी स्ट्रीट मार्केट रेत के मैदान और नमक सुखाने वाले क्षेत्र के साथ सामूहिक रूप से सीकॉर्न बेस के 3 प्रमुख बाजारों के रूप में जाने जाते थे। लिन शेन ने पहले रेत के मैदान का दौरा किया था और ये देखने के लिए अन्य 2 बाजारों का दौरा करने की भी योजना बनाई थी कि क्या वह आग के बीज के साथ एक और बेस म्यूटेशन अंडा पा सकता है। प्रशिक्षण शिविर में पहुंचने के बाद भी वही 3 दिनचर्याएं थीं, दौड़ना, स्ट्रेचिंग करना, ध्यान लगाना, उसके बाद सैद्धांतिक पाठ और फिर खाली समय। पिछले कुछ दिनों से लिन शेन ने ओवरलैपिंग वेव स्किल का अभ्यास नहीं किया था और प्रशिक्षक म्यू ने उसे इसके लिए मजबूर नहीं किया था। चाहे लिन शेन की शारीरिक स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों न हो, ओवरलैपिंग वेव स्किल के सार को समझे बिना ये बेकार था, इसलिए प्रशिक्षक म्यू विचार कर रहे थे कि लिन शेन किस तरह के कौशल के लिए उपयुक्त था। कुछ बेहतर करने के लिए न होने पर लिन शेन ने मछुआरे से सीखी गई रॉड स्किल का डेथ पाउडर के साथ अभ्यास किया। प्रशिक्षक म्यू, जो कभी कभी लिन शेन पर नजर रखते थे, कुछ देर तक देखते रहे और उनकी अभिव्यक्ति धीरे धीरे अजीब हो गई। क्या वह बच्चा जानबूझकर ऐसा कर रहा है? प्रशिक्षक म्यू को एहसास हुआ कि लिन शेन जिस कौशल का अभ्यास कर रहा था वह बहुत जटिल और अनोखा था। वह इतना जटिल कौशल सीख सकता था, फिर भी वह ओवरलैपिंग वेव स्किल को समझने में असमर्थ था, जिसके लिए केवल दोहराव की आवश्यकता थी। ये सब जानबूझकर किया गया लग रहा था। मूलतः प्रशिक्षक म्यू ने सोचा था कि लिन शेन बहुत अधिक बुद्धिमान नहीं होगा, उसकी योग्यता औसत होगी, तथा वह सरल और अधिक सीधे कौशल के लिए उपयुक्त होगा। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि मामला ऐसा बिल्कुल नहीं था। एक दिन के प्रशिक्षण के बाद लिन शेन प्रशिक्षण शिविर के मुख्य द्वार से बाहर निकला और उसने ये यूजिन को बाहर इंतजार करते देखा। वे दोनों साथ साथ डिस्टिलरी स्ट्रीट मार्केट की ओर चले और रास्ते में कुछ खाना भी खाते रहे। युद्ध के मैदान के विपरीत डिस्टिलरी स्ट्रीट मार्केट में दिन के समय कोई दुकान नहीं लगती, सभी दुकानें दोनों तरफ हैं, और केवल रात के समय ही विक्रेता सड़क के बीच में अपनी दुकानें लगाते हैं। यहाँ की दुकानें युद्ध क्षेत्र की दुकानों जितनी औपचारिक नहीं हैं, जिनमें क्षेत्रों का कोई स्पष्ट विभाजन नहीं है, तथा सभी प्रकार की चीजें बेची जाती हैं। कई स्टॉल मालिक पेशेवर नहीं हैं, वे दिन में खोजी गई चीजों को रात में बेचते हैं, या म्यूटेटर्स के पुराने सामान को बेचते हैं जिनकी अब उन्हें जरूरत नहीं है, जिससे वे कुछ पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। ये यूजिन ने अपनी सामान्य खेल पोशाक पहन ली और उत्सुकता के साथ स्टॉलों के चारों ओर देखने लगी, उसे सब कुछ आकर्षक लग रहा था। उसने बहुत सारे चमकदार कंगन और हार खरीदे, जो ज्यादातर बेस वेरिएंट प्राणियों के टुकड़ों से बने थे, जिनकी कीमत ज्यादा नहीं थी। ये यूजिन ने भी कई कंगन खरीदे, जो 3 रुपये में 10 युआन में बिके। लिन शेन ने बहुत देर तक उसका पीछा किया, लेकिन उसे कोई अग्नि बीज दिखाई नहीं दिया। ओह, और यह आपके लिए है, ये यूजिन ने कहा जब उसने लिन शेन को एक कैनवास बैग दिया जब वे रात के बाजार में टहल रहे थे और वह जाने वाली थी। क्या? लिन शेन ने कुछ हैरान होकर इसे लिया और खोला तो पाया कि यह पेट कैप्सूल से भरा हुआ था।
क्या उत्परिवर्ती समुद्री दानव भगवान ने जन्म ले लिया है? लिन शेन, पालतू कैप्सूल को पहचानते हुए, तुरंत प्रसन्न हो गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। मेरे आने से पहले ही वे अंडे से निकल आए थे और उन्हें पालतू बना लिया गया है, ये यूजिन ने आह भरते हुए कहा। मैं पहले चाहता था कि तुम खुद आकर उन्हें ले जाओ, लेकिन ये देखते हुए कि तुम शायद फिर कभी मेरे घर न आओ, मैंने सोचा कि मैं उन्हें तुम्हारे पास ले आऊं। लिन शेन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। म्यूटेंसी डेमन गॉड जनरल के 2 कैप्सूल और चाबियां निकाली और उनकी जानकारी की जांच की। समुद्री दानव देवता सामान्य उत्परिवर्तित क्रिस्टल आधारित प्राणी विकसित करने योग्य। शक्ति 41, गति 41, कठोरता 40.2, कठोरता 40.2, आधार परिवर्तन प्रतिभा उत्परिवर्तित महासागर का हृदय, उत्परिवर्तित लहर तोड़ने वाला ब्लेड, उत्परिवर्तित सहज ज्ञान युक्त समझ, उत्परिवर्तित जुड़वां दानव हृदय। दोनों उत्परिवर्ती समुद्री दानव देव जनरलों के गुण और कौशल बिल्कुल एक जैसे थे, यहां तक कि दशमलव तक भी। सामान्यतः क्रिस्टल आधारित प्राणियों में 3 जन्मजात कौशल होने चाहिए, लेकिन उनमें 4 थे। महासागर का हृदय उन्हें पानी के अंदर की लड़ाई में एक विशेष बोनस देता था। वेव ब्रेकिंग ब्लेड एक विस्फोट कौशल था, जो त्रिशूल को अधिक विनाशकारी शक्ति प्रदान करता था। सहज ज्ञान युक्त समझ कुछ विशेष थी, जो सक्रियण के बाद युद्ध क्षमता में सुधार करती थी। लड़ाई जितनी लंबी होती थी, उतनी ही अधिक वृद्धि होती थी। जहां तक अंतिम कौशल ट्विन डेमन हॉट का प्रश्न है, जानकारी में कहा गया है कि यह उनके बीच एक मानसिक संबंध को सक्षम बनाता है, जिसका सटीक कार्य अस्पष्ट था। लिन शेन का मानना था कि यह कौशल संभवतः उन्हें अधिक सहजता से समन्वय स्थापित करने में मदद करेगा। 1 के विरुद्ध 2 की लड़ाई में यह उपयोगी होगा। लिन शेन, मैं जा रहा हूं, ये यूजिन ने एक तरफ खड़े होकर धीरे से कहा। तुम इतनी जल्दी जा रहे हो? क्या मैडम ये तुम्हें वापस बुला रही हैं? लिन शेन ने पूछा। ये यूजिन ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह मेरी मां की वजह से नहीं है। आप उनसे मिल चुकी हैं और शायद कुछ समझ भी रखती होंगी। उनके जैसी घमंडी महिला किसी पर भी प्रतिबंध लगाने की हिम्मत नहीं करेगी। अगर वह वास्तव में नहीं चाहती कि मैं आपसे मिलूं, तो वह हमें अलग रखने के लिए 10,000 तरीके ढूंढ लेंगी। लिन शेन ने ध्यान से इस पर विचार किया, और वास्तव में मैडम ये उस तरह की व्यक्ति थी, उन्होंने उसे ये यूजिन से मिलने से कभी मना नहीं किया था। इस बार जब मैं जाऊंगा, तो शायद तुमसे दोबारा मिलने में काफी समय लग जाएगा। मुझे उम्मीद है कि हम अब भी बातचीत कर सकेंगे और साथ में खाना खा सकेंगे, जैसे अभी करते हैं, ये यूजिन ने कहा। बेशक, हम कर सकते हैं। लिन शेन को लगा कि ये यूजिन के शब्द कुछ अजीब थे। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या मैडम ये ने उसे अब उससे मिलने की अनुमति नहीं दी है। लेकिन चूंकि ये यूजिन ने पहले ही कहा था कि ऐसा नहीं है, इसलिए स्वाभाविक रूप से ऐसी कोई संभावना नहीं थी। हम एक दूसरे को इतने लंबे समय से जानते हैं और मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं दिया। यह मेरा पहला पालतू जानवर है, मैं इसे तुम्हें एक स्मृति चिन्ह के रूप में दे रही हूँ, ये यूजिन ने कहा और उसने एक क्रिस्टल बेस अंडा निकाला और लिन शेन को सौंप दिया। लिन शेन थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन सोचने के बाद उसने इसे स्वीकार कर लिया, फिर कुछ निकाला और ये यूजिन को सौंप दिया। हालांकि मेरे पास काफी सारे पेट लॉन्चर हैं, यह एकमात्र ऐसा है जिसे बलपूर्वक नहीं लिया गया था, मैं इसे तुम्हें दे दूंगा। लिन शेन ने ये यूजिन को जो पालतू लॉन्चर दिया था, वह रियल्म किंग टॉवर से प्राप्त पुरस्कार था। ये यूजिन ने पेट लॉन्चर लिया और कुछ देर तक उससे खेलती रही, उसे यह बहुत पसंद आया। उसने बंदूक को दोनों हाथों से पकड़ लिया, लिन शेन पर निशाना साधने के लिए एक आंख बंद कर ली, गोली चलाने का नाटक किया और यहां तक कि अपने मुंह से गोली चलने की आवाज भी निकाली। लिन शेन ने भी ऐसा ही किया, जैसे उसे गोली लगी हो, जिससे ये यूजिन को इतना मजा आया कि उसने अपने होंठ भींच लिए और हंसने लगी। कल आप किस समय जा रहे हैं? मैं आपको विदा करूंगा, ये यूजिन के हंसने के बाद लिन शेन ने कहा। तुम मुझे घर जाते हुए देखते हो और फिर मैं तुम्हें वापस आता हुआ देखता हूँ। अगर कोई बेहतर नहीं जानता, तो वे सोचेंगे कि हम जुदा नहीं हो सकते, ये यूजिन ने पलकें झपकाते हुए कहा। अगर तुम सच में परवाह करते हो, तो तुम्हें मुझे विदा करने की जरूरत नहीं है, बस मुझसे मिलने के लिए समय निकालो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बिल्कुल, लिन शेन ने सिर हिलाया। तो फिर ये तय हो गया, ये यूजिन मुड़ी और विला में चली गई। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, उसने लिन शेन को एक सार्थक भाव से देखा और कहा, मुझे सफाई से बहुत लगाव है और मैं दूसरों के साथ चीजें साझा करना पसंद नहीं करती, खासकर निजी सामान, जैसे बिस्तर। लिन शेन समझाना चाहता था, लेकिन ये यूजिन ने पहले ही दरवाजा बंद कर दिया था। घर पहुंचकर, लिन शेन शुरू में रियल्म किंग ग्रह पर जाना चाहता था, लेकिन इस बारे में सोचने के बाद उसने अंततः ऐसा न करने का फैसला किया। इसके बजाय, उसने रिंग माउंटेन ग्रह पर टेलीपोर्ट करने के लिए एक समय निर्धारित किया। जीवीस और डेथ पाउडर के साथ, कुछ साधारण फर्स्ट टन आरोही प्राणियों को मारना मुश्किल नहीं होना चाहिए। अभी, लिन शेन सिर्फ डेथ पाउडर के सोल हार्वेस्टिंग कौशल में सुधार करना चाहता था, जो भविष्य में बहुत उपयोगी होगा। क्षेत्र से परिचित होने के कारण, उन्हें जल्द ही रिंग माउंटेन का पता चला, जहां कई टेरोसोज निवास करते थे। लिन शेन ने रिंग माउंटेन में घुसकर उन पेटेरोसोज से लड़ने की हिम्मत नहीं की।
उसने कुछ स्टील लेवल पेट कैप्सूल लोड किए और इसके बजाय अंदर मौजूद पेटेरोसॉस को गोली मारने के लिए एंजल रिवॉल्वर का इस्तेमाल किया। सबसे पहले टेरोसॉस ने स्टील लेवल के पालतू जानवरों को बिना किसी भागने के इरादे के निगल लिया, लेकिन लिन शेन ने उन पर गोली चलाना जारी रखा और जल्द ही एक टेरोसॉर इसे और सहन नहीं कर सका। उसने नीली रोशनी से चमकती हुई एक तलवार निकाली और रिंग माउंटेन से बाहर निकलकर लिन शेन की ओर भागा। NO12BIN.C ओम। लिन शेन तैयार था और वह दुष्ट ड्रैगन पर सवार होकर भाग गया। जैसे ही तलवार रिंग माउंटेन से बाहर आई, तुरंत ही उसमें से सफेद भाप निकलने लगी। कैंची की ऊर्जा इस ग्रह पर मौजूद विशेष गैसों के साथ टकरा गई, जिससे कैंची की गति और बल बहुत कमजोर हो गया। फिर भी कैंची अभी भी दुष्ट ड्रैगन की तुलना में बहुत तेज थी, और जैसे ही वह दुष्ट ड्रैगन को पकड़ने वाला था, लिन शेन ने जिवेई को बाहर निकाल दिया। जिवे इस हवा में उड़कर तलवार की ओर बढ़ा, और गोली की गति के कारण उसने तलवार के हैंडल को दोनों हाथों से पकड़ लिया। उसके शरीर पर ड्रैगन के सभी निशान चमक उठे, और उसने हठपूर्वक कटार को पकड़ रखा था। चाहे वह हवा में कैसे भी उड़े, वह उसे हिला नहीं सका। टेरोसोरस को यह एहसास हुआ कि उसका जीवन आधार पकड़ लिया गया है। वह अब और सहन नहीं कर सका और रिंग माउंटेन से बाहर उड़ गया। दुष्ट ड्रैगन पर सवार लिन शेन ने डेथ पाउडर को उठाया, उसे भाले में बदल दिया, और टेरोसोर को नीली रोशनी उत्सर्जित करते देखा, जो किसी भी क्षण हमला करने के लिए तैयार था। टेरोसोरस ने लिन शेन की उपेक्षा की और सीधे जिवेस पर हमला किया। रीड ऑन वलम्पीर। जिविस ने दोनों हाथों से दरांती को पकड़ लिया और बलपूर्वक उसे टेरोसोरस की ओर वापस जाने से रोक दिया। उसकी ड्रैगन हत्या करने की प्रतिभा वाकई बहुत जबरदस्त थी। सिर्फ अपने क्रिस्टल बेस शरीर पर भरोसा करके वह वास्तव में जीवन बेस को जबरन नियंत्रित करने में सक्षम था। बेशक पर्यावरण ने भी इसमें भूमिका निभाई। दरांती पर पहले से ही बर्फ जमी हुई थी और इससे निकलने वाली ऊर्जा आसपास की परिस्थितियों के कारण बुरी तरह से दब गई थी। जैसे ही टेरोसोरस ने जिवेस की ओर हमला किया, लिन शेन ने छलांग लगाई और दुष्ट ड्रैगन को टेरोसोरस के हमले का सामना करने का आदेश दिया। हिल रॉक क्रिस्टल ईविल ड्रैगन के गुण पेटेरोसोरस जितने मजबूत नहीं थे, लेकिन इसके कौशल उसके शरीर को बढ़ाने के बारे में थे, साथ ही इसमें पुनर्जीवित करने की क्षमता भी थी। इसे बेस म्यूटेशन टियर का सबसे मजबूत मीट शील्ड पालतू जानवर माना जा सकता है। जब दुष्ट ड्रैगन टेरोसोरस से टकराया, तो टेरोसोरस ने उसके शरीर को कई गहरे घावों से तुरंत चीर दिया। दुष्ट ड्रैगन जमीन पर गिर पड़ा, वह स्पष्ट रूप से पराजित हो गया। नवंबर LBJNN। फिर भी टेरोसोरस को भी बाधा पहुंची, उसका शरीर एक क्षण के लिए रुक गया। उस क्षण का लाभ उठाते हुए लिन शेन ने अपना मृत्यु पाउडर टेरोसोरस की ओर जोर से फेंका। टेरोसोरस अपने पंख फड़फड़ाते हुए और अभी तक अपनी उड़ान की मुद्रा को समायोजित न कर पाने के कारण समय रहते बच नहीं सका। वह केवल अपने दांतों से डेथ पाउडर को काटने की कोशिश कर सकता था। यदि यह एक लंबा भाला होता तो टेरोसोरस निश्चित रूप से इसे काटने में सफल हो जाता। दुर्भाग्य से डेथ पाउडर असली भाला नहीं था। इसका शुरू में कठोर रूप अचानक नर्म हो गया, हवा में बिजली की तरह मुड़ गया और टेरोसोर के काटने से बच गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। डेथ पाउडर के टेरोसोरस के काटने से बच जाने के बाद उसका शरीर पुनः कठोर हो गया और तुरंत ही उसकी गति बढ़ गई तथा कवच भेदी बल के साथ टेरोसोरस के शरीर की ओर बढ़ गया। इतनी कम दूरी पर टेरोसोर के पास बचने के लिए कोई जगह नहीं थी और वह सीधे डेथ पाउडर से छेदा गया। जब इसकी तीखी पूंछ टेरोसोरस के शरीर में घुस गई, तो डेथ पाउडर का रूप पुनः नर्म पड़ गया, टेरोसोरस के शरीर के चारों ओर लिपट गया और अंततः टेरोसोरस के ड्रैगन पंख को काट लिया। डेथ पाउडर में उलझे और घायल हुए टेरोसोर ने एक दयनीय चीख निकाली। इसकी गति और शक्ति अचानक बढ़ गई, और यह अविश्वसनीय रूप से तेज हो गया, तथा एक नीले लड़ाकू विमान की तरह हवा में उड़ने लगा। घायल दुष्ट ड्रैगन जमीन से उठ खड़ा हुआ था और उसके घाव तेजी से ठीक हो रहे थे। वह फिर से टेरोसोरस की ओर झपटा और उसका रास्ता रोक दिया। लिन शेन ने भी टेरोसोरस पर पेट कैप्सूल दागे तथा फ्रॉस्ट स्वॉर्ड्समैन और एजियोर मून ब्लेड हैंड को अलग अलग दिशाओं से टेरोसोरस को घेरने और उस पर हमला करने के लिए भेजा। मुख्य शक्ति के रूप में दुष्ट ड्रैगन लगातार घायल टेरोसोर से जूझता रहा, सबसे घातक प्रहार सहता रहा और सबसे गंभीर घाव सहता रहा। इसे केवल सौभाग्यशाली ही कहा जा सकता है कि यह अपेक्षाकृत विशाल था और इसमें इतनी सहनशक्ति और पुनर्योजी क्षमता थी कि यह बमुश्किल जीवित रह सका। यदि यह कोई अन्य पालतू जानवर होता, या यहाँ तक कि इतनी गंभीर चोटों के साथ जीवी भी होता, तो संभवतः वे बहुत पहले ही मर गए होते। बेशक, यदि जिवेस ने टेरोसोरस के जीवन आधार को नियंत्रित नहीं किया होता, तो वे टेरोसोरस से जूझने के लिए योग्य नहीं होते। फिर भी लड़ाई के बीच में एजियोर मून ब्लेड हैंड को लापरवाही से पेटेरोसोर के ड्रैगन विंग द्वारा 2 टुकड़ों में काट दिया गया, जिससे लिन शेन को बहुत दर्द हुआ। एड्स बाय पब फ्यूचर। शुक्र है कि कुछ समय बाद डेथ पाउडर के सुपर बेस सॉलिडिफिकेशन ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। टेरोसोरस का शरीर धीरे धीरे सख्त होने लगा, खास तौर पर डेथ पाउडर से काटे गए ड्रैगन विंग में, जो कम प्रतिक्रियाशील होता जा रहा था।
फ्रॉस्ट स्वॉर्ड्समैन इस वातावरण में खूब फला फूला। ठंडे तापमान ने उसकी शक्ति को बहुत बढ़ा दिया। हालांकि उसकी बर्फ की तलवार पेटेरोसोर के शरीर को नहीं काट सकती थी, लेकिन इससे निकलने वाली ठंडी बर्फ ने ड्रैगन के पंखों की गतिशीलता को भी कुछ हद तक सीमित कर दिया। 1 घंटे से ज्यादा समय तक संघर्ष करने के बाद टेरोसौर अब अपनी उड़ान की मुद्रा को बनाए नहीं रख सका और जमीन पर गिर पड़ा, एक बोर्ड की तरह कठोर। हालांकि यह अभी भी नुकीले दांतों और पंजों के साथ क्रूर दिखाई दे रहा था, लेकिन अब यह अपनी सीमा के अंत में था। कुछ ही समय बाद टेरोसोरस का शरीर पूरी तरह से स्थिर हो गया तथा सायन रंग की एक मूर्ति जैसी आकृति में बदल गया। टेरोसोरस की मृत्यु के बाद जिविस द्वारा नियंत्रित दरांती भी धीरे धीरे शांत हो गई, जब तक कि अंततः दरांती के भीतर की आत्मा ने हिलना बंद नहीं कर दिया। पहले मोड़ पर चढ़े हुए प्राणी सुपरसोस टेरोसोरस को मारना। पहले मोड़ पर स्पिरिट बेस्ड टेरोसोरस सिकल की खोज करना। पर्यावरणीय लाभ के साथ साथ दमन के लिए जिविस के ड्रैगन हत्या के सहज कौशल के साथ पहले मोड़ के आरोही प्राणी को मारना अभी भी बहुत मुश्किल है। मुझे आश्चर्य है कि पर्यावरण के लाभ के बिना एक सुपरसोस पेटेरोसोर कितना शक्तिशाली होगा। लिन शेन ने आरोही प्राणियों की ताकत पर आंतरिक रूप से आश्चर्य व्यक्त किया। डेथ पाउडर ने अपनी पकड़ ढीली कर दी, लेकिन सुपरसोस टेरोसोर की लाश को देखकर लिन शेन कुछ परेशान था। हालांकि डेथ पाउडर का जमना उसके स्तर से परे एक हथियार हो सकता है, सुपरसोस टेरोसोर के शरीर के अंदर का असेंशन लिक्विड पहले ही जम चुका था और यह अनिश्चित था कि क्या इसका उपयोग अभी भी किया जा सकता है। जिविस ने टेरोसोरस सिकल के स्पिरिट बेस को पीछे खींच लिया और देखा कि डेथ पाउडर अचानक घूम गया, एक विशाल अवस्था में परिवर्तित हो गया और उसने टेरोसोरस सिकल को एक ही घूंट में निगल लिया। अरे, तुम उस चीज को क्यों खा रहे हो? इसे थूक दो, मैं इसे पैसे के लिए बेचने की योजना बना रहा था। लिन शेन उसे रोकना चाहता था, लेकिन पहले ही बहुत देर हो चुकी थी, डेथ पाउडर ने उसे निगल लिया था। इसे भूल जाओ, वैसे भी अभी इसकी जरूरत नहीं है, और मुझे नहीं पता कि मैं इसे किसे बेचूंगा। लिन शेन ने एक पल के लिए सोचा और महसूस किया कि यह उसके खुद के उत्थान से पहले ज्यादा काम का नहीं होगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। लिन शेन ने अपना सामान इकट्ठा किया और एक बार फिर रिंग माउंटेन की ओर चल पड़ा, उसी विधि का उपयोग करने के लिए तैयार था, जिससे डेथ पाउडर अधिक सुपरसोस पेटेरोसोरस को मार सके और इन सुपरसोस ड्रैगन के खिलाफ इसकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सके। लिन शेन ने उन मजबूत दिखने वाले आरोही प्राणियों को भड़काने की हिम्मत नहीं की, वह केवल उस तरह के सुपरसोस पेटेरोसोरस और सुपरसोस ट्राइसेराटॉप्स को लुभाने और मारने में सक्षम था। जब लिन शेन रिंग माउंटेन ग्रह पर जमकर लड़ रहा था, तब ये यूजेन पहले ही अपने ग्रह से प्रस्थान कर चुकी थी। वह सिर्फ सी कॉर्न बेस को नहीं छोड़ रही थी, बल्कि अपने ग्रह को छोड़कर डी-मैन जनजाति के ग्रह की ओर जा रही थी। डी-मैन जनजाति जैसे महान ब्रह्मांडीय कुलों में कई अधीनस्थ जातियां हैं, जिनमें विभिन्न जातियों की कई प्रतिभाएं डी-मैन जनजाति के साथ प्रशिक्षण लेने आती हैं। डी-मैन जनजाति ने भी विभिन्न जनजातियों से प्रतिभाओं के एकत्र होने का स्वागत किया। आखिरकार ब्रह्मांड बहुत विशाल था। केवल डी-मैन जनजाति के अपने लोगों पर निर्भर रहकर पूरे ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त करना असंभव होगा। विभिन्न जनजातियों की प्रतिभाएं डी-मैन जनजाति के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण थीं। यी जिंगरेन ने एक बार डी-मैन जनजाति का दौरा किया था और वहां उसका काफी अच्छा नेटवर्क था। ये यूजेन बेस म्यूटेशन स्तर की सीमा तक पहुंच चुकी थी और मैडम ये की व्यवस्था के अनुसार उसे डी-मैन जनजाति के साथ आरोहण के लिए प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता थी। लगभग उसी समय जब ये यूजेन ने ग्रह छोड़ा, एक काला और पतला आदमी लिन मियाओ की तलाश में लिन परिवार के किराए के आवास पर पहुंचा। हे, अगर तुम उसकी वजह से यहाँ हो तो कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, लिन मियाओ ने उस आदमी को देखते हुए कहा। लिन मियाओ, चूंकि मैं यहाँ हूँ, चाहे आप इसे सुनना चाहें या नहीं, मुझे अपनी बात कहनी ही होगी, हे ने ठंडे चेहरे से कहा। जो कहना है कहो, लेकिन इससे कुछ नहीं बदलेगा, लिन मियाओ ने दृढ़ता से कहा। वास्तव में इससे कुछ नहीं बदलेगा। वह व्यक्ति तो पहले ही मर चुका है, अब बदलने को क्या है? हेई ने ठंडे स्वर में व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। लिन मियाओ की अभिव्यक्ति बदल गई। हेई, तुम्हारा क्या मतलब है? कौन मर गया है? वह मूर्ख के अलावा और कौन हो सकता है? हेई के चेहरे पर कोई दया नहीं दिखी। क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? लिन मियाओ का चेहरा पीला पड़ गया, उसका सारा रंग उड़ गया। तुमसे झूठ? मेरे पास वास्तव में इसके लिए समय नहीं है, न ही इच्छा है, हेई ने कहा, अपने बैग से कुछ निकालकर लिन मियाओ की ओर फेंकते हुए। उसका जीवन चला गया है, अब बस यही बचा है। उसने मुझे ये तुम्हें देने के लिए कहा था। अगर तुम चाहो तो इसे रख लो, या नहीं चाहो तो इसे फेंक दो। लिन मियाओ ने उस वस्तु को पकड़ा और उसे ध्यान से देखा, लेकिन उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उसने मुंह से खून थूका, लड़खड़ाते हुए, लगभग गिरते हुए। लिन मियाओ ने अपने हाथ में एक अंडा पकड़ा हुआ था जो क्रिस्टल बेस अंडे जैसा था, क्रिस्टल की तरह पूरी तरह से पारदर्शी, बिना किसी अशुद्धता के। लेकिन ये क्रिस्टल बेस अंडा नहीं था। अंडे के आकार के क्रिस्टल के अंदर 6 पंखों वाले फीनिक्स की एक जीवंत ग्रे छवि थी।
ये स्पष्ट रूप से एक स्पिरिट बेस था, लेकिन इसके साथ एक स्पष्ट समस्या थी, इसमें किसी भी प्रकार की चमक या ऊर्जा में उतार चढ़ाव का अभाव था। 6 पाथर्स फीनिक्स। वह लिन मियाओ मानो अपनी मुक्ति के आखिरी तिनके को थामे हुए हेई को विनती भरी निगाहों से देखा। हाँ, ये वैसा ही है जैसा तुम सोचती हो। वह अपने स्वर्गारोहण में असफल हो गया, मर गया, और यह उसका अधूरा जीवन आधार है। हेई लिन मियाओ के व्यवहार को देखकर कठोर होने को सहन नहीं कर सका और आह भरते हुए बोला, इसे अच्छी तरह से रखो, मृत्यु में भी वह तुम्हारे साथ रहना चाहता था। उसकी अंतिम विनम्र इच्छा पूरी करो। हेई के शब्दों को सुनकर लिन मियाओ पूरी तरह से थक गई और वह अपने हाथों में आत्मा आधार को घूरने लगी। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसा नहीं होना चाहिए था। लिन मियाओ ने खुद से कहा, उसके चेहरे पर अनियंत्रित रूप से आंसू बह रहे थे। उसने वह सब कुछ किया जो वह कर सकता था। अब जब वह अपनी इच्छानुसार तुम्हारे साथ रह सकता है, तो यह व्यर्थ नहीं है। इसे अच्छी तरह से रखो, हेई ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। मैं करूंगी। कोई भी उसे मुझसे फिर से दूर नहीं कर पाएगा। लिन मियाओ ने अपनी आंखों में एक खोखली नजर के साथ कहा, यह नहीं जानते हुए कि वह हेई से बात कर रही थी या खुद से। लिन मियाओ को ऐसी हालत में देखकर हेई ने आह भरी और बिना कुछ कहे जाने के लिए मुड़ गया। क्या उसने मेरे लिए कोई शब्द छोड़े हैं? लिन मियाओ ने हेई की पीछे हटी हुई आकृति को देखते हुए पूछा। एक अच्छा आदमी ढूंढो और शादी कर लो, हेई ने बिना पीछे मुड़े कहा और चली गई। मुझे एक मिल गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। लिन मियाओ ने स्पिरिट बेस को अपनी बाहों में जकड़ लिया, एक कोने में सिमट गई, उसकी आंखों से रोशनी गायब हो गई। डॉट डॉट डॉट। डार्क डोमेन जैसे अंधकार में और प्रकाशहीन एक विशाल ग्रह के ऊपर हर जगह छाया में डरावने जीव छिपे हुए थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। एक प्राचीन महल जैसी इमारत के भीतर, जो अपने कालेपन के कारण राक्षसी थी, एक सुंदर स्त्री सोफे पर लेटी हुई थी। उसकी पीठ पर चमगादड़ जैसे काले पंख थे और सिर के ऊपर मेढ़े जैसे सींग थे। वह रक्त लाल तरल पदार्थ का एक प्याला पी रही थी। उसकी पूरी काली दीवार अचानक जगमगा उठी और उसमें युद्ध कवच पहने एक व्यक्ति की छवि दिखाई दी। राजकुमारी कैथरीन, जिस मनुष्य से आपकी सगाई हुई थी, वान नियानबेई, उसका स्वर्गारोहण असफल हो गया है और उसकी मृत्यु हो गई है, डी-मैन व्यक्ति ने कहा। कैथरीन बिना किसी चिंता के अपने कप में तरल पदार्थ का घूंट पीती रही और उसने उत्तर दिया, किसी मनुष्य के लिए सफलतापूर्वक साधना करना और 6 पाथस फीनिक्स बॉडी प्राप्त करना वास्तव में दुर्लभ है। ऐसा निकम्मा इंसान जो स्वर्गारोहण में भी असफल हो जाता है, आपकी चिंता का विषय नहीं है, महाराज, स्क्रीन पर दिखाई देने वाले व्यक्ति ने कहा। कैथरीन न तो सहमत हुई और न ही असहमत, बस उदासीनता से पूछती रही, आरोहण असफल हो गया और शरीर नष्ट हो सकता है, लेकिन क्या आत्मा का आधार अभी भी बरकरार है? शरीर नष्ट हो गया है, आत्मा का आधार अधूरा है, एक आधा अक्षम उत्पाद है, आदमी ने जवाब देने के लिए रुककर कहा। इसे वापस ले आओ। चूंकि वह मेरा था, इसलिए अगर केवल राख ही बची हो, तो उसे मेरे बगीचे में बिखेर देना चाहिए, कैथरीन ने शांति से कहा। एक बेकार आत्मा आधार उर्वरक होने के भी अयोग्य, महाराज को क्यों परेशान होना चाहिए? आदमी का भाषण बीच में ही कट गया। कैथरीन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। सोफे के बगल में कुत्ते की तरह दुबका हुआ एक विचित्र प्राणी अपना सिर ऊपर उठाता है, उसकी आंखें रक्त लाल रोशनी से फूट रही हैं, स्क्रीन पर आदमी पर टिकी हुई हैं। एक अज्ञात ग्रह पर स्थित उस आदमी का सिर तरबूज की तरह फट गया था। स्क्रीन पर तुरंत ही अफरा-तफरी मच गई। डी-मैन जनजाति के कुछ लोग लाशों को घसीटते हुए ले जा रहे थे। उनमें से एक आदमी, जो कांप रहा था, स्क्रीन के सामने खड़ा हो गया और कैथरीन के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया। आपका नाम क्या है? कैथरीन ने उदासीनता से डी-मैन आदमी से पूछा। महाराज, मैं यूई हूँ, हांजी स्टार का उप कमांडर, डी-मैन ने सावधानीपूर्वक उत्तर दिया। बहुत अच्छा, अब से आप हंजी स्टार के कमांडर इन चीफ हैं। आप जानते हैं कि मुझे क्या चाहिए, इसे मेरे पास वापस लाओ, कैथरीन ने बेपरवाही से कहा। महाराज निश्चिंत रहें, मैं तुरंत जाकर वान परिवार के लोगों को खोज लूंगी, यूई ने चिंतित और प्रसन्न होते हुए एक बार फिर झुकते हुए कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। बहुत अच्छा, कैथरीन ने अपना सिर दूसरी ओर घुमाया और स्क्रीन अंधेरा हो गया। आरोहण विफल हो गया। वान नियानबेई, क्या तुमने सोचा था कि तुम मेरे हाथ की हथेली से बच सकते हो? भले ही तुम एक दुष्ट भूत में बदल जाओ और नरक में गिर जाओ, तुम केवल मेरे पैरों में दफन हो सकते हो, कैथरीन ने ठंडे स्वर में कहा, एक ही घूंट में अपने कप से तरल पदार्थ को खत्म कर दिया। इस दुनिया में इतने उबाऊ लोग क्यों हैं? कैथरीन ने एक पुरानी दिखने वाली यांत्रिक घड़ी उठाई, उसे चालू किया और संपर्क सूची के साथ एक होलोग्राफिक छवि प्रकट हुई। लेकिन उस संपर्क सूची में केवल एक ही नाम था, जिस पर स्पेड ए अंकित था। तुमने मेरे संदेश का उत्तर क्यों नहीं दिया? तुम कहाँ चले गए? तुम बिना आवाज किए गायब हो जाते हो और एक व्यक्ति को काफी उबाऊ बना देते हो। मैं खेलने के लिए किसी और को खोजने के बारे में सोच रही थी, लेकिन कौन जानता था कि यह इतना नीरस होगा। कैथरीन ने स्पेडे के गतिहीन अवतार से बात की, उसकी नजरें इधर उधर घूम रही थी जैसे कि कोई नया विचार उसके दिमाग में आया हो।
तुम मेरे संदेशों का जवाब नहीं दोगे, मेरी ओर ध्यान नहीं दोगे, है ना? मैं तुम्हें जवाब देने पर मजबूर करूंगी, कैथरीन ने खुद से कहा, घड़ी उठाई और सोफे के पास बैठे विदेशी जानवर की ओर तानते हुए मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय आओ कैमरे के लिए मुस्कुराओ। सोफे के पास कुत्ते की तरह दुबका हुआ यह विदेशी जानवर धीरे से अपना सिर उठाकर कैमरे की ओर एक विचित्र मुस्कान दिखा रहा था। कैथरीन ने विदेशी जानवर की मुस्कान की तस्वीर ली, फिर स्पेड ए के साथ चैट विंडो खोली और सीधे छवि भेज दी। लिनशेन रिंग माउंटेन ग्रह पर सुपरसोज टेरोसौर का शिकार कर रहे थे, जब उन्होंने अचानक अपनी कलाई पर बंधी घड़ी से कंपन महसूस किया। नीचे देखने पर उसे रेड हॉट एक और संदेश दिखाई दिया। अब सुपरसोज पेटेरोसोर के शिकार के महत्वपूर्ण क्षण में लिनशेन के पास संदेश की जांच करने का मूड नहीं था और उसने युद्ध की कमान जारी रखने के लिए इसे अनदेखा कर दिया। रात भर संघर्ष करने के बाद ये चौथा सुपरसोज टेरोसौर था जिसे उसने बाहर निकाला था। जिवीस और डेथ पाउडर के सहयोग से फर्स्ट टन सुपरसोज टेरोसौर को मारना मुश्किल नहीं था, लेकिन इसके असेंशन लिक्विड को बरकरार रखना एक समस्या थी। इसे मारने के लिए डेथ पाउडर का उपयोग करने से मृत सुपरसोज टेरोसौर के अंदर का असेंशन लिक्विड ठोस हो जाएगा, जो इतना कठोर हो जाएगा कि उसके दांत टूट जाएंगे, जिससे वह अखाद्य हो जाएगा। जब जिविस ने सुपरसोज टेरोसौर को मार डाला, तो स्पिरिट बेस में डेथ पाउडर की उलझन के कारण असेंशन लिक्विड तो बना रहेगा, लेकिन स्पिरिट बेस निश्चित रूप से डेथ पाउडर द्वारा भस्म हो जाएगा, वह लोलुप चीज जो कभी भी मन को शांति नहीं देती। फायदे और नुकसान को तौलने के बाद लिनशेन ने असेंशन लिक्विड को रखने का फैसला किया। स्पिरिट बेस के लिए डेथ पाउडर को इसका ख्याल रखने दें, अगर यह चल सकता है तो ऐसा ही हो। एक और टेरोसोरस को मारने के बाद रिंग माउंटेन में कोई और नहीं बचा था और लिनशेन अंदर देखने के लिए शीर्ष पर चढ़ गया। उन टेरोसोरस के घोंसलों के अंदर उन्होंने कोई असेंशन अंडे नहीं देखे। NO12 ओम। जैसे ही लिनशेन जाने वाला था, उसने अचानक नीचे नीले मैग्मा को उबलता हुआ देखा, जैसे कि अंदर कुछ था। लिनशेन जल्दी से झुक गया और छिप गया और चुपके से नीचे की ओर देखने लगा। कुछ ही देर में उसने एक प्राणी को नीले लावा से धीरे धीरे ऊपर आते देखा। आश्चर्य की बात यह थी कि यह एक बहुत ही विचित्र टेरोसौर था। लिनशेन ने इस ग्रह पर रिंग माउंटेन के अंदर कई जीव देखे थे, हालांकि वे दिखने में बहुत भिन्न थे, विभिन्न डायनासोर के समान। लेकिन उनके शरीर नीले स्टील पदार्थ से बने थे, यही समानता थी। हालांकि ये टेरोसौर अलग था, इसका शरीर काला था और सतह काफी हद तक नैनो कोटिंग की तरह दिखती थी, जिसमें कुछ नीले धारीदार प्रकाश पैटर्न थे। वे प्रकाश पैटर्न ऐसे लग रहे थे जैसे नीले लावा से भरे हों। तीव्र नीला प्रकाश बहुत चमकदार था। उत्परिवर्तित आरोहण। लिनशेन कुछ आश्चर्यचकित था। ये पहली बार था जब उसने एक उत्परिवर्तित आरोहित प्राणी को देखा था। उत्परिवर्तित सुपरसोज टेरोसौर नीले लावा से बाहर उड़ गया और अपने शरीर से नीला लावा झाड़ते हुए पहाड़ी के एक छेद में उतरा। लिनशेन ने ध्यान से देखा और कुछ अजीब बात देखी। उसने हमेशा सोचा था कि पहाड़ के अंदर का नीला रंग लावा था, लेकिन टेरोसोरस के शरीर से निकले नीले पदार्थ को देखकर ऐसा लगा कि वह लावा नहीं था। लावा को ठंडा होने पर ज्वालामुखीय चट्टानें या ज्वालामुखीय राख आदि का रूप लेना चाहिए था, लेकिन टेरोसौर से निकला नीला तरल ठोस नहीं हुआ, बल्कि वाष्पित हो गया। वह नीला तरल वास्तव में क्या है? लिनशेन को अधिक किताबें न पढ़ने का अफसोस हुआ। एक महत्वपूर्ण समय पर उसका ज्ञान पूरी तरह से अपर्याप्त था। उत्परिवर्तित सुपरसोज टेरोसौर ने बहुत ही अप्रिय ध्वनि के साथ कुछ बार आवाज लगाई, अपना सिर बाईं और दाईं ओर हिलाया, मानो वह कुछ खोज रहा हो। यह उन टेरोसौरस की तलाश नहीं कर रहा है ना? कितना बुरा हुआ कि मैंने उन्हें पहले ही मार दिया, लिनशेन ने मन ही मन सोचा। उत्परिवर्तित सुपरसोज टेरोसौर ने कुछ देर तक आवाज लगाई, अंततः शांत हो गया और गड्ढे में निश्चल होकर लेट गया, मानो वह सो गया हो। लिनशेन ने इस उत्परिवर्तित सुपरसोज पेटेरोसौर को भड़काने की हिम्मत नहीं की। यहां तक कि साधारण पेटेरोसोरस को मारना भी एक तनाव था, जोखिम न लेना बेहतर था। जैसे ही वह पहाड़ से नीचे उतरने वाला था, उसने अचानक नीचे छप छप की आवाज सुनी और अंदर एक बार फिर देखा तो पाया कि नीले तरल पदार्थ से फिर से कुछ निकल रहा है। एक और उत्परिवर्तन। लिनशेन ने देखा कि नीले तरल से बाहर रेंगने वाला प्राणी एक सुपरसोज ट्राइसेराटॉप्स था। केवल इस सुपरसोज ट्राइसेराटॉप्स का शरीर भी काले भूरे रंग का था, जो नीले प्रकाश पैटर्न से ढका हुआ था, जो कि उत्परिवर्तित सुपरसोज टेरोसौर के समान था। उनके शरीर पर नीले प्रकाश के पैटर्न को देखते हुए लिनशेन के मन में अचानक विचार आया, क्या ये हो सकता है कि रिंग माउंटेन के अंदर का नीला तरल वास्तव में ड्रैगन का खून है, इन सुपरसोज ड्रैगन का खून? जितना अधिक वह इसके बारे में सोचता, यह उतना ही अधिक संभव प्रतीत होता, लेकिन ये ड्रैगन रक्त के पारंपरिक अर्थ में नहीं था, बल्कि उनके आरोही द्रव्य के अर्थ में था। लिनशेन ने पहले भी टेरोसौरस को मारा था और उनके शरीर से निकाला गया असेंशन लिक्विड नीला नहीं चमकता था, बल्कि एक प्रकार का पारदर्शी तरल था, इसलिए उसने इस दिशा में नहीं सोचा था। हालांकि इन दो उत्परिवर्तित प्राणियों पर नीले प्रकाश के पैटर्न को देखकर, जो तरल के रंग से मेल खाते थे, उन्हें अचानक एहसास हुआ कि पूल में नीला तरल वास्तव में उनका असेंशन तरल हो सकता है।
बात सिर्फ इतनी है कि उनकी मृत्यु के बाद उनके शरीर के अंदर मौजूद असेंशन लिक्विड ने अपनी सक्रियता खो दी, और इसलिए वह न तो चमकता था और न ही गर्म होता था। एड्स बाय पब फ्यूचर। जब वे जीवित थे तो उनके शरीर के अंदर का आरोही द्रव भी प्रकाशित और गर्म हो गया होगा। ये भी सही नहीं है, पूल में इतना नीला तरल है, यह असंभव है कि इतने सारे सुपरसोस ड्रैगन प्रकार के प्राणियों का इतना खून बह गया हो। लिन शेन ने इस पर सोचा और महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन ये पता नहीं लगा सका कि वास्तव में क्या हो रहा था। इससे भी अधिक उन्हें ये जानकर आश्चर्य हुआ कि ये दो उत्परिवर्तित उन्नत प्राणी कहाँ से आए। लिन शेन रात के अधिकांश समय यहाँ टेरोसोरस को फुसलाकर मार रहा था, और उस दौरान उसने इन दो उत्परिवर्तनों को बिल्कुल भी नहीं देखा था। अब वे अचानक उभर आए थे। क्या ऐसा हो सकता है कि वे इस पूरे समय हरे तरल में छिपे रहे थे, या फिर ये सभी रिंग पर्वत नीचे एक दूसरे से जुड़े हुए थे? जब वह इस पर विचार कर रहा था तो उसने अचानक दो अजीब चीखें सुनी। पहले से मिले उत्परिवर्तित टेरोसोरस ने उभरते हुए उत्परिवर्तित ट्राइसेराटॉप्स को खोज लिया था, अपने पंखों की धड़कन के साथ आकाश में उड़ गए, और काली राख और हरे रंग की बिजली की रोशनी के पैटर्न के साथ एक घुमावदार ब्लेड को बाहर निकाल दिया। घुमावदार ब्लेड ने सीधे उत्परिवर्तित ट्राइसेराटॉप्स की ओर वार किया, जिसने अपना मुंह खोला और हरे रंग के विद्युत प्रकाश पैटर्न के साथ एक काला त्रिशूल बाहर निकाला। दोनों जीवन आधार अविश्वसनीय गति से हवा में उड़े। लिन शेन उनके उड़ान पथ को बिल्कुल भी नहीं समझ सका और केवल काली और हरी बिजली की धारियां ही देख सका जो रिंग माउंटेन के भीतर लगातार चमकती और टकराती रहती थीं। लिन शेन को मन ही मन राहत महसूस हुई कि उसने उन्हें उकसाया नहीं था। इतनी गति पर, यदि दूरी बहुत अधिक न हो, तो उसे जवाबी कार्रवाई करने का मौका भी नहीं मिलेगा और वह मारा जाएगा। वलंपीर मूल सामग्री। एड्स बाय पब फ्यूचर। रिंग माउंटेन के भीतर प्रघाती तरंगों का विस्फोट हुआ, और आश्चर्यजनक रूप से पर्वत अप्रत्याशित रूप से मजबूत साबित हुआ। भयानक युद्ध के बावजूद ये नष्ट नहीं हुआ। चून की पहाड़ की ढलान पर चट्टानें लगातार टूटकर गिर रही थीं। थोड़ी देर बाद लिन शेन ये देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि जिसे वह रिंग माउंटेन समझ रहा था, वह कोई प्राकृतिक पर्वत नहीं था, बल्कि किसी मानव निर्मित वस्तु थी, जो किसी पावर प्लांट के कूलिंग टॉवर जैसी लग रही थी। चट्टानों के नीचे एक काला पदार्थ था, जो काले सिरेमिक कोटिंग के समान था। लिन शेन ने पहले इस काले पदार्थ पर ध्यान नहीं दिया था, उसे लगा कि यह पहाड़ की चट्टान का हिस्सा है। हालांकि जैसे जैसे बाहरी चट्टान का हिस्सा अलग होता गया, ये संदिग्ध लगने लगा। काली सामग्री बहुत चिकनी और साफ थी, जाहिर है कि बाहरी चट्टानों के साथ एक टुकड़ा नहीं था। जितनी अधिक बाहरी चट्टानें गिरती गईं, उतना ही स्पष्ट होता गया कि पूरा रिंग माउंटेन इसी काली सामग्री से बना हो सकता है। दो उत्परिवर्तित प्राणियों के बीच लड़ाई से काले पदार्थ पर केवल कुछ निशान या गड्ढे ही रह सके तथा उसे पूरी तरह से नष्ट नहीं किया जा सका। चट्टान की बाहरी परत हरे तरल में गिरकर शीघ्र ही घुल गई और अंततः हरे धुएं के गुबार में लुप्त हो गई। ये ग्रह मानव के ग्रह से बहुत बड़ा होना चाहिए, और जहां भी आप देखेंगे वहां ऐसे रिंग माउंटेन हैं। यदि ये सभी रिंग माउंटेन मानव निर्मित हैं, तो एक ही ग्रह पर इतने सारे रिंग माउंटेन बनाने का साधन किसके पास था और उनका उद्देश्य क्या है? क्या वे केवल इन सुपरसोस ड्रैगन को समाहित करने के लिए हैं? लिन शेन के पास सवालों की भरमार थी, लेकिन फिलहाल उसके पास कोई जवाब नहीं था। दोनों उत्परिवर्तित ड्रैगनों के बीच लड़ाई जारी रही, लेकिन कोई भी ऊपरी हाथ हासिल नहीं कर सका। लाइफ बेस और लाइफ बेस में भिड़ंत हो गई और दोनों सुपरसोस ड्रैगन के बीच कड़ी टक्कर शुरू हो गई। वे एक दूसरे को बुरी तरह से चीरने लगे, जिससे आसमान में अंधेरा छा गया और जमीन धुंधली हो गई। थोड़ी देर तक देखने के बाद लिन शेन ने एक और समस्या पर ध्यान दिया। सैद्धांतिक रूप से ट्राइसेराटॉप्स और टेरोसॉस दोनों ही उड़ सकते थे, लेकिन टेरोसॉस अपने ड्रैगन पंखों के कारण इसमें और भी अधिक निपुण थे। लेकिन चाहे वह ट्राइसेराटॉप्स हो या टेरोसॉस, अपनी लड़ाई के दौरान वे निरंतर उड़ान बनाए रखने के बजाय अक्सर हरे तरल में गोता लगाते थे। हर बार जब वे हरे तरल में डूबते तो उनके शरीर पर विद्युत प्रकाश के पैटर्न और भी अधिक चमकदार हो जाते। इससे लिन शेन को एक नई परिकल्पना की ओर अग्रसर होना पड़ा। हरा तरल भले ही उनका आरोही तरल न हो, लेकिन यह निश्चित रूप से उनकी ऊर्जा की पूर्ति कर सकता है। सुपरसोस ड्रैगन रिंग माउंटेन को छोड़ नहीं सके, इसका कारण स्वयं माउंटेन का कोई चमत्कारी प्रभाव नहीं था, बल्कि यह हरे तरल द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा थी जो ड्रैगन को बाहरी वातावरण से बचाती थी, तथा उन्हें इससे होने वाले नुकसान से बचाती थी। क्या ऐसा हो सकता है कि सुपरसोस ड्रैगन इस ग्रह के मूल निवासी नहीं हैं, बल्कि उन्हें बाहरी अंतरिक्ष से यहाँ बाड़े में बंद करने के लिए लाया गया है? लिन शेन को धीरे धीरे यकीन हो रहा था कि शायद यही मामला हो।